Hi guys, welcome to Loki Psychologist. I hope you're all doing amazing. सोशल साइकोलॉजी का लास्ट यूनिट लेके आ गई हूँ मैं एंड आफ्टर दिस विल बी डन विद योर सोशल का सिलेबस. आई नो बहुत लंबा यूनिट है एंड डी के सिलेबस में इनिशियली 4 यूनिट थे एंड नाउ डी पीपल आर टू स्मार्ट. उन्होंने यूनिट के नाम पे 3 कर दिए हैं बट जो 4th यूनिट और 3rd यूनिट था दे हैव जस्ट मर्ज्ड इट. सो सोशल कॉग्निशन एंड एटीट्यूड बोथ आर काइंड ऑफ हैवी टॉपिक्स बट मैंने बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करी है. आई होप यू गाइज विल इन्जॉय दिस. सो विदाउट एनी डिलेज लेट्स बिगिन. विच इज़ सोशल कॉग्निशन एंड एटीट्यूड्स. तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे. फर्स्टली विल डू व्हाट इज सोशल कॉग्निशन, उसके अंदर पर्सन परसेप्शन, इंप्रेशन फॉर्मेशन. देन विल बी डूइंग व्हाट आर सोशल स्कीमास, कैटेगराइजेशन एंड ह्यूरिस्टिक्स, एट्रीब्यूशन की थ्योरीज, उसके बायसेस एंड देन फाइनली एटीट्यूड. So social cognition is basically social plus cognition. So it is how you think about जो भी आपका सोसाइटी से relevant है plus your cognition which is basically how you think about people, relationships, social situations. आप कैसे social information को interpret कर रहे हो, social events को कैसे याद रख रहे हो, कैसे दूसरों के बारे में judgment बना रहे हो, and how you use mental shortcuts which are basically heuristics to understand complex social dynamics. इन शॉर्ट इट इज़ बेसिकली कि तुम्हारा ब्रेन सोशल वर्ल्ड का, सोसाइटी का कैसे सेंस बनाता है. अब देखो देर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कॉग्निशन. फर्स्ट इज़ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग. जो भी आपकी मोस्टली सोशल थिंकिंग जो होती है ना, इट इज़ ऑटोमेटिक एंड एफर्टलेस. आपको पता भी नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो. सो लेट्स से अ पर्सन वॉक्स इन टू अ रूम एंड तुम्हें इमीडिएटली ऐसे हो जाती है कि यार दिस पर्सन लुक्स इन अ बैड मूड. सो दैट इज़ योर ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग. Okay, automaticity is a core part of social perception. It saves energy because obviously it's happening automatically, right? Next is experience based. जब हमारे past experiences वगैरह जो होते हैं वो हमारे social thoughts को बहुत ज़्यादा shape करते हैं कि we rely on schemas formed through life experiences. So basically जो भी आपका past experience है उससे आपका कहीं ना कहीं point of view बदलता है social world के बारे में. That's what experience based is. Next is effortful processing. Sometimes we slow down to think logically and consciously. This happens when stakes are high or we want to avoid errors. ठीक है. So basically effortful processing is when you really think about something कि अच्छा मुझे इस situation में ऐसे react करना चाहिए या I should be doing this. So when you are controlling your thinking. पहले automatic करा हमने कि अपने आप ही हो रहा है. Effortful is when you are judging something बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के. ठीक है. सो डुअल प्रोसेस मॉडल हमारा जो है दैट ड्रॉज अ डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटिक एंड कंट्रोल प्रोसेसेस. नाउ कल्चरल इन्फ्लुएंस. सोशल कॉग्निशन इज़ नॉट यूनिवर्सल. कल्चर, ऑब्वियसली कल्चर आपका जिस जगह आप रहते हो उसके हिसाब से आपकी वर्ल्ड जो होता है वो शेप होता है. सो जैसे कलेक्टिविस्ट कल्चर जो होते हैं वो हारमनी को एम्फसाइज करते हैं, साथ में रहो, कलेक्टिवली सोचो, सबके अच्छे के लिए सोचो. इंडिविजुअलिस्टिक जो होते हैं वो अपने ऊपर पर्सनल लेवल पे ज़्यादा फोकस करते हैं. नाउ मूविंग टू द हिस्ट्री. तो हिस्ट्री को मैंने ऐसे 5 एराज में डिवाइड करा है. सो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ताकि तुम बस पॉइंटर्स से याद रख लो. सो बिफोर द 1970s माइंड को इग्नोर करा जाता था. इन अर्ली सोशल साइकोलॉजी रिसर्चर्स फोकस्ड मोस्टली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड अनकॉन्शियस ड्राइव. मेंटल प्रोसेसेस वर कंसिडर्ड अनसाइंटिफिक और टू वेक टू स्टडी. द एम्फेसिस वॉज ऑन व्हाट पीपल डिड एंड नॉट हाउ दे थॉट. सो बेसिकली जो भी दिख रहा था उसके बारे में फोकस था और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस पे था फोकस, बट जो आप कॉन्शियसली प्रोसेस कर रहे हो इट वॉज नॉट केप्ट इन माइंड. साइकोलॉजिस्ट often studied attitudes and group behavior without considering the deeper thinking patterns behind them. The inner workings of the mind were seen as a black box, closed off and not worth analyzing. ठीक है. तो ये तुम नॉर्मल अपना अगर हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से भी लिंक करोगे ना तो तुम्हें वही चीज़ मिलेगी कि बिहेवियरिस्ट ऑल्सो डिड द सेम थिंग कि उन्होंने जो माइंड था, जो आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस थे, थिंकिंग प्रोसेसेस थे, दे वर कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉक्स, अ थिंग, अ प्लेस वेयर यू कांट गो, द थिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लोर्ड. ठीक है. 1970s के अंदर थोड़ा थॉट बढ़ा हमारा. ठीक है. साइकोलॉजिस्ट बिगिन शिफ्टिंग देयर अटेंशन टू हाउ पीपल थिंक अबाउट द वर्ल्ड. दिस पीरियड वॉज अ पार्ट ऑफ द लार्जर कॉग्निटिव रेवोल्यूशन. देखो एक चीज़ है, अगर तुम सोशल साइकोलॉजी की हिस्ट्री कर रहे हो ना तो तुम्हें अगर लास्ट टाइम अगर तुमने कॉग्निटिव की करी है हिस्ट्री, सो इट्स मोर और लेस द सेम. आई जस्ट गो ओवर इट, पूरा का पूरा समझा दूंगी. नहीं भी करी पहले तो भी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. द थिंग इज़ की हिस्ट्री, वेन एवर यू आर डूइंग हिस्ट्री, टेक इट एज अ स्टोरी
कि सबसे पहले 1970 के अंदर उन्होंने माइंड पे फोकस करा ही नहीं, फिर 1970s के अंदर आते आते कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आ गया। अब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ही तो मैं बता रहा है कि मेंटल प्रोसेस पे फोकस आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सो रिसर्चर्स स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग दैट पीपल डू नॉट प्रोसेस एवरी डिटेल दे एनकाउंटर, इंस्टेड दे रिलाई ऑन मेंटल शॉर्टकट्स, जो हमारे यूएसटिक्स होते हैं उसके अंदर हम आगे डिटेल में करेंगे। दिस लेड टू द आइडिया दैट ह्यूमन्स आर कॉग्निटिव माइजर्स, इन अदर वर्ड वी ट्राई टू सेव मेंटल एनर्जी बाय यूजिंग सिंपल फास्ट वेज, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग का जो है वी ट्राई यूजिंग मेंटल शॉर्टकट्स ताकि हमें ज़्यादा एनर्जी ना लगानी पड़े, एंड जबकि ये वाली जो थिंकिंग है इट इज़ मोर प्रोन टू एरर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 1980 सोशल कॉग्निशन बिकम सेंट्रल, ठीक है। तो 1980s के अंदर सोशल कॉग्निशन हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ सोशल साइकोलॉजी। रिसर्चर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगे कि लोग इंप्रेशन कैसे बनाते हैं, दूसरों के बारे में डिसीजंस कैसे बनाते हैं, अपनी जो भी सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन है वट एवर दे आर लर्निंग फ्रॉम द सोशल वर्ल्ड, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कैसे करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होने लग गए थे लाइक स्कीमास, एट्रीब्यूशन, ह्यूरिस्टिक्स एंड प्राइमिंग। स्कीमा इज़ बेसिकली अ मेंटल टेम्पलेट दैट हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन। हम लोग कैनवा पे टेम्पलेट डिजाइनिंग करते ही होगे। सो इट इज़ बेसिकली दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, किस वे में आप ऑर्गेनाइज करते हो, एक ओवरव्यू ऑफ ऑल दैट इज़ व्हाट स्कीमा इज। एट्रीब्यूशन इज़ हाउ वी एक्सप्लेन अदर पीपल्स बिहेवियर, कि एट्रीब्यूट करना कि आप somebody did something तो आप कहोगे कि यार why did this person do it, you will give a reason to why a person behaved a particular way. Heuristics is mental shortcuts that use in decision making. Priming is how exposure to one idea can influence thoughts and actions that follow, ठीक है भाई, कि आपका एक आइडिया आपने जो लिया वो कैसे आपके आगे वाले आइडियाज़ वगैरह को इन्फ्लुएंस कर सकता है। नाउ एक न्यू एक्सपेरिमेंटल मेथड्स वर ऑल्सो डेवलप्ड टू स्टडी दीज प्रोसेसेस, स्पेशली हाउ क्विकली एंड अनकॉन्शियसली दे हैपन, कि ये प्रोसेसेस जो हैं दे आर वेरी क्विक इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी आर डूइंग। ये बहुत चीज़ें अनकॉन्शियसली हो जाती है, आपको कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं होती, तो इसको स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स भी बने काफ़ी सारे। एंड इन 1990s देखो अभी तक हमने क्या करा, सबसे पहले स्टोरी की याद करो, 1970s के अंदर माइंड को इग्नोर कर दिया, ब्लैक बॉक्स बोल दिया। अब यही चीज़ के अंदर तुम 3 पैराग्राफ बना सकते हो घुमा फिरा के, ठीक है, अगर तुम्हें बेसिक साइकोलॉजी की नॉलेज है तो। फिर 1970s के अंदर कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आ गया, उसके बाद हमारा ह्यूरिस्टिक्स वाला कॉन्सेप्ट आया, कॉग्निटिव माइजर्स वाली चीज़ आई। अब इसी चीज़ को बिकॉज इफ़ यू नो व्हाट हैपेंड इन द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, तो तुम्हें पता है माइंड पे फोकस आया बिहेवियरिस्ट से पर्सपेक्टिव से हटके। तो यही चीज़ों को तुम ना, अगर तुम इसको सिर्फ ये वाली चीज़ बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव से पूरा कर दोगे और ये वाली चीज़ सिर्फ अपना कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से कर दोगे, देन ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। फिर अगैन तुम्हारा 1980s के अंदर आ गया कि सोशल कॉग्निशन पे फोकस आ गया। सोशल कॉग्निशन पे फोकस आ गया तो अगैन स्कीमास, एट्रीब्यूशन, ह्यूरिस्टिक्स, प्राइमिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स आ गए। इन्हीं चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख देना। इन 1990s इम्प्लिसिट थिंकिंग एंड ग्रुप इन्फ्लुएंस वर फोकस्ड ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि रिसर्चर्स ने अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करना चालू करा, और जो ऑटोमेटिक थॉट्स थे उनको सोचा कि इतने ऑटोमेटिक क्यों हैं, कि व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट हैपन बिहाइंड इट। They found that people could hold hidden biases and so basically लोगों को भले ही आगे से पता है कि ना they are you know let's say that a person says that oh no I believe in equality, oh I do this, I do that, but unconsciously वो कहीं ना कहीं stereotype उनके mind में रहता है। I'll give you a very basic example and now this might be very controversial and this might not apply to a lot of people, but मैं काफ़ी general example दे रही हूँ कि let's say that in your house maid aunty आती है, so you treat her very nicely, all right. So now what happens is कि let's say your friend comes and you are eating something and then you'll अगर your friend says that they are also hungry, so you will say कि अरे आजा मेरे साथ ही खा ले in the same plate, but would you do that to the maid auntie? You never know, right? It can depend from person to person. Again, I am emphasizing on this, but I am just giving you a general example कि I think 70% जगहों पे if the maid auntie or something says that they are also hungry, you will give her another plate. You won't just say कि यार आजा मेरे साथ बैठ के खा लो. So that's what. So आपके माइंड में तो है कि मैं फेयर हूँ, बट देन कहीं ना कहीं there is a hidden stereotype, okay? So at the same time, studies looked at how group identity like gender, race, social status, so basically आपकी जो पोजीशन है सोसाइटी के अंदर वो भी आपका इफेक्ट करती है ऑब्वियसली, कि आप किस तरीके से सोचोगे, किस तरीके से बिहेव करोगे, कैसे जज करोगे, कि थिंकिंग जो है हमारी इट इज़ नॉट जस्ट इन्फ्लुएंस बाय लॉजिक बट ऑल्सो कि आप कौन से सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह रहे हो, आपके ग्रुप में क्या रोल है, आप कौन से ग्रुप में हो, ठीक है। नाउ 2000s टू प्रेजेंट न्यूरोसाइंस का एरा आ गया, तो सोशल कॉग्निशन हैज़ एक्सपैंडेड इनटू अ फील्ड ऑफ सोशल न्यूरोसाइंस,
which looks at what happens in the brain when we engage in social thinking. Researchers use brain imaging tools to see which areas of the brain light up when people feel excluded, judge others, make moral decision, think about friend. So basically न्यूरोसाइंस से आपने लिंक कर दिया अपने सोशल कॉग्निशन को कि लोग सोशल इन्वायरमेंट के अंदर जैसा भी फील करते हैं, जो भी वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस उनके माइंड में चलते हैं, तो उनके ब्रेन के कौन से एरियाज लाइट अप होते हैं. तो इसके लिए बहुत सारी ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स होती है. यू कैन राइट अबाउट देम, जैसे EEC है और MRI है. सो यू कैन राइट अबाउट दोज. ठीक है. सो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इट द डीपर लेयर्स ऑफ हाउ एंड वाई पीपल थिंक. नाउ लेट्स कम टू पर्सन परसेप्शन. ठीक है. पर्सन परसेप्शन रेफर्स टू द मेंटल प्रोसेसेस वी यूज़ टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट अदर्स. कि हमारे जो भी पर्सन परसेप्शन, यहीं से समझ लो पर्सन क्या होता है और परसीव कैसे कर रहे हो आप लोगों को. सो वही चीज़ है कि तो मेंटल प्रोसेसेस जो हम यूज़ करते हैं दूसरों को अंडरस्टैंड करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए. जैसे आप इंप्रेशन बना रहे हो लोगों के बारे में, उन्हें जज कर रहे हो या उनके बारे में कुछ बात कर रहे हो. सो दैट इज़ वॉट पर्सन परसेप्शन इज़. इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, क्योंकि ऑब्वियसली सबके थिंकिंग अलग है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. एवरीबडी इज़ बॉर्न इन अ डिफरेंट सिचुएशन, राइट. सो वो आपकी खुद की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, आपके और दूसरों के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है. सिचुएशन क्या चल रही है, आर यू ऑलरेडी इरीटेटेड, तो आप अपना परसेप्शन जो है वो इरीटेटेड वे में बनाओगे. या आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है लोगों के साथ इन जनरल, या स्पेसिफिकली उस पर्सन के साथ भी हो सकता है कि आप कौन से कल्चरल बैकग्राउंड से, ये सब आपके कॉग्निशन पे इम्पैक्ट डालता है. नेक्स्ट इज इम्प्रेशन फॉर्मेशन. ठीक है. सो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट कॉग्निटिव बायसेस इन इम्प्रेशन फॉर्मेशन. तो ये होता है कि हम हमेशा ना अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो लॉजिकली प्रोसेस नहीं करते. जैसे कि वी फॉलो ऑन टू सेवरल बायसेस, एंड दोज बायसेस आर कि पहले तो पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी बायस. इन एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इन्फो वी टेंड टू फॉर्म पॉजिटिव इम्प्रेशंस. अगर आपके पास किसी पर्सन के बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप पॉजिटिव, लाइक आई गिव दिस एग्जाम्पल पहले भी कि लेट्स से दैट you talk to me and I am saying all the nice things about me, the things that I have achieved, the social work that I do. So you'll say कि यार ये तो बहुत अच्छा बंदा है, but there you don't know my negatives yet. You don't know that let's say that I've murdered someone, or let's say that I have bad anger issues or anything like that. तो अगर आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो यू विल जस्ट मेक अ पॉजिटिव इम्प्रेशन, एंड इट वर्क्स बोथ वेज. अगर आपके पास नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है तो हम नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं. यू नो हाउ इट्स सेट कि पूरा वाइट अगर आपका शर्ट है बट उस पर एक दाग ही देखा जाता है वाली चीज़. और अगर नेगेटिव बन गया पॉजिटिव चीज़ है तो इट्स अ ह्यूमन थिंग. इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव इम्प्रेशन, आप बुरी चीज़ सुन के आप ऐसे हो जाओगे कि ओ सी आई ऑलवेज न्यू पीपल कांट बी दैट नाइस. बट वंस यू हैव अ नेगेटिव इम्प्रेशन इट इज़ वेरी हार्ड टू चेंज. क्यों? क्योंकि नेगेटिव आपको बहुत अनयूजुअल लगता है, बहुत अलग लगता है, और वो एक ना पोटेंशियल डेंजर की तरह एक्ट करता है कि इसने किसी और के साथ ऐसा करे तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है. एंड आवर ब्रेन्स आर वायर्ड फॉर सर्वाइवल. सो लेट मी टेल यू अनदर फैक्ट दैट योर ब्रेन डज नॉट केयर अबाउट हाउ यू फील. इट डज नॉट. योर ब्रेन ओनली केयर्स अबाउट हाउ यू हैव टू सर्वाइव. नेक्स्ट इज हमारा प्राइमरी एंड प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट. ये हम लोग कर रहे हैं बायसेस जो भी होते हैं इंप्रेशन फॉर्मेशन के. ये नंबर 2 को इग्नोर करो भाई. इट वॉज सपोज टू बी 1 ओनली बट वो आई हैव रिटन गलत. द ऑर्डर इन विच यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन्स मैटर्स. ठीक है. प्राइमेसी इफेक्ट इज जो हमारे फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं किसी के लिए वो बहुत अच्छा. यू नो आई विल जस्ट गिव यू एग्जाम्पल ऑफ अ सीरियल पोजिशनिंग इफेक्ट. तो इसमें क्या होता है कि जो आपके फर्स्ट वाली चीज़ें होती है ना, लेट्स से आई विल गिव यू दीज नंबर्स कि आप इसको काउंट करो, कि यू रीड इट आउट 1 by 1. ये तो मैं ऐसे लिख रही हूँ कि अगर मैं स्लाइड बनाती ABE, लेट्स से देर आर 15 अदर वर्ड्स एंड आई एंड विद TR. तो अब यू नो दैट मेजरली व्हाट विल हैपन इज इट इज़ प्रूवन बाय एक्सपेरिमेंट सीरियल पोजिशनिंग इफेक्ट. तो इसमें क्या होगा कि जो आपको मैंने पूरी स्लाइड्स दिखाई, मान लो 25 स्लाइड्स दिखाई, यू विल टेंड टू रिमेंबर द पहले वाली चीज़ें एंड द लास्ट वाली चीज़ें. बीच वाली इन्फॉर्मेशन ना गायब हो जाती है आपके माइंड से. वाई दैट हैपन्स इज बिकॉज जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है दैट इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन, तो आपको वो चीज़ याद रहेगी. रिसेंसी इज जो कि आपकी लास्ट बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो एकदम एंड के अंदर, तो आपका ब्रेन उस एंड वाली चीज़ पे फोकस कर रहा था तो वो अभी आपको इन्फ्लुएंस करता है. बट देन अगैन कहीं ना कहीं फर्स्ट इंप्रेशन जो होते हैं वो ज़्यादा लास्ट करते हैं. सो यू नो हाउ इट सेड दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सो दैट्स व्हाट.
मेंटल मॉडल्स वी यूज टू अंडरस्टैंड पीपल, ठीक है। अच्छा, इंप्रेशन फॉर्मेशन होता क्या है? बायसेस मैंने सीधा चालू कर दी। इंप्रेशन फॉर्मेशन इज़ बेसिकली जब तुम किसी के बारे में कुछ अपना थॉट्स बना रहे हो। इट्स वेरी बेसिक बट आई जस्ट टेल यू गाइस वंस अगैन कि मान लो यू मीट मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी वेल ड्रेस्ड, तो आपके माइंड में सबसे पहले इंप्रेशन क्या जाएगा? ओ, दिस पर्सन इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो वो वाली चीज़ है, तो दैट इज़ वॉट यू थिंक अबाउट अदर्स। अब मेंटल मॉडल्स वी यूज टू अंडरस्टैंड पीपल, ये भी हमारे दो हैं। पहला इज़ हमारा इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी थ्योरीज। वी ऑल कैरी आवर ओन मेंटल बिलीफ। इम्प्लिसिट मतलब अंदर, एक्सप्लिसिट मतलब बाहर, ये याद रखना। वी ऑल कैरी आवर ओन मेंटल बिलीव्स अबाउट वॉट ट्रेड्स गो टुगेदर। जैसे कि अगर कोई काइंड है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो जेनरस भी होगा, या लेट्स से समबडी इज़ वेरी एंग्री, तो उसको आप एज्यूम कर लेते हो कि यार दिस पर्सन माइट ऑल्सो डिस्प्ले सम काइंड ऑफ फिजिकल वायलेंस। सो इट इज़ बेसिकली कि आप जब ये सोच लेते हो कि एक ट्रेट है किसी में तो वो दूसरा भी होगा। पर्सनल कंस्ट्रक्ट ओवर टाइम ईच पर्सन डेवलप्स इंडिविजुअल सिस्टम्स ऑफ जजमेंट, पर्सनल टेम्पलेट्स ऑफ हाउ वी वैल्यूएट अदर्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारा खुद के अंदर ये चीज़ होती है कि हम लोग एक सिस्टम बना लेते हैं जजमेंट का कि हम दूसरों को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। जैसे ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है, कोई स्मार्ट है या फुलिश है, द कैटेगरीज दैट वी फिट पीपल इनटू, ठीक है। अदर इन्फ्लुएंसेस ऑन इम्प्रेशन, फिजिकल अपीयरेंस, जैसे मैंने बताया कि इफ आई एम वेरी वेल ड्रेस्ड, वेरी फॉर्मल कपड़ों में, तो यू थिंक आई एम वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। तो फिजिकल लुक्स जो है दे प्ले अ ह्यूज रोल, लाइक इट्स जनरली द रेड हेयर बैडी वाली चीज़ कह लो, या पीपल हु टेंड टू वेयर, गर्ल्स विल वेयर अ लॉट ऑफ फ्रॉक्स इन येलो ब्राइट कलर्स, सो वी से दैट दे आर वेरी एक्साइटेड और वेरी चाइल्डिश और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो है कि आप जैसे फिजिकल अपीयरेंस होता है आपका, दैट काइंड ऑफ हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन हाउ अदर्स विल परसीव यू। जैसे कि लोग ये इमेजिन कर लेते हैं कि जो अट्रैक्टिव है वो काइंड भी होगा, स्मार्ट भी होगा, अच्छा भी होगा, सो ब्यूटीफुल इज़ गुड वाला स्टीरियोटाइप, ठीक है। ये हमारा सिर्फ सोशल अट्रैक्शन इफेक्ट नहीं करता बट ऑल्सो सक्सेस इफेक्ट करता है करियर, रिलेशनशिप्स वगैरह के अंदर। वाई? बिकॉज द वे यू लुक, द वे यू एक्ट, उससे लोगों के माइंड में एक स्टीरियोटाइप बैठ जाता है आपका कि हाँ, इफ दिस पर्सन लुक्स लाइक दिस देन दिस पर्सन वुड ऑल्सो बी नाइस वाली चीज़, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स पे आ जाओ। वी ऑफन यूज ग्रुप बेस्ड असम्पशंस, जैसे कि जेंडर के बेसिस पे, द फेमस कंसेप्शन ऑफ विमेन कांट ड्राइव, सो ये वाली चीज़। रेस पे हो जाता है, नेशनैलिटी पे हो जाता है, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, राइट, लाइक मेन कांट क्राई। सो हम लोग ऐसे इंप्रेशंस बना लेते हैं, कॉन्शियसली नहीं तो अनकॉन्शियसली आपके माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ आई जाती है। वाई? बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर अ बैड पर्सन इफ यू हैव स्टेरियोटाइप्स, आई एम जस्ट सेइंग दैट वी आर ऑल रेज्ड इन अ सोसाइटी जहाँ कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली भी आपके माइंड में चीज़ें आ जाती हैं। नाउ कमिंग टू सोशल जजेबिलिटी, वी डोंट फॉर्म इम्प्रेशन अबाउट एवरीवन ऑल द टाइम, ठीक है। हम हमेशा किसी को जज नहीं कर सकते, हम तभी कर सकते हैं मतलब कॉन्टेक्स्ट अलाउज अस टू, ठीक है। जैसे कि हम उस बंदे, मान लो आई एम ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो, मैं अपने मस्त अपना फ़ोन चला रही हूँ, आई विल नॉट केयर कि मेरे बगल में कौन बैठा है, मैं उसका इंप्रेशन बना रही हूँ, नो। सो इट्स लाइक दैट कि आप हमेशा हर किसी को जज नहीं कर सकती, ओनली डू दैट व्हेन कॉन्टेक्स्ट अलाउज यू, मोस्टली व्हेन यू हैव अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद पीपल, ठीक है। People are considered judgeable when there's a social reason or rule to evaluate them. मतलब अगैन कोई स्टिग्मा है, कोई स्टीरियोटाइप है, या कोई पर्सन की पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है जो तुम्हें नहीं पसंद, तो ही तुम उन्हें जज करोगे। या पर्सन कोई बहुत ही अच्छे वे में बिहेव करे देन ऑल्सो विल जज कि अरे वाह वाली चीज़, ठीक है। कमिंग टू कॉग्निटिव अलजेब्रा, हाउ ब्रेन कैलकुलेट्स योर इंप्रेशंस, ठीक है। व्हेन वी रिसीव बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन वी ट्राई टू कंबाइन देम इनटू, हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलता है, देन यू कंबाइन इट इनटू अ टोटलिटी, राइट। तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ दिस पर्सन इज़ काइंड, दिस पर्सन इज़ नाइस, अच्छा ओके दिस पर्सन डज दिस, तो आप उस सबको जोड़ के होगी कि हाँ दिस इज़ अ गुड पर्सन वाली चीज़, ओके। तो कॉग्निटिव अलजेब्रा एक्सप्लेन्स हाउ वी डू दैट। एक होता है हमारे इसमें समेशन मॉडल, कि हम बस वैल्यूज़ और ट्रेड्स को ऐड कर देते हैं, जैसे ऑनेस्ट है, स्मार्ट है, पोलाइट है, तो अच्छा इंप्रेशन बन गया। द अदर मॉडल इज़ एवरेजिंग मॉडल, हम ऐड नहीं करते, हम वैल्यूज़ को एवरेज कर देते हैं। जैसे कि एक वीक ट्रेड है लेज़ी, तो लेट्स से दैट यू हैव लॉट ऑफ गुड ट्रेड्स, दैट यू आर नाइस, यू आर दिस, यू आर दैट, एंड ऑल ऑफ सडन ट्रेड कम्स क्या, आ रही है तो बट बहुत आलसी है, ये क्या ही कर लेगा। सो हाउ वन वीक ट्रेड कैन ब्रिंग डाउन दी अदरवाइज स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ ट्रेड्स, या फिर हाउ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नाइस ट्रेड
कैन ब्रिंग आउट योर नेगेटिव्स डाउन. लाइक वो होता नहीं किसी की अच्छाइयाँ देख रहे हो आप बुराइयाँ इग्नोर कर रहे हो वाली चीज़. वेटेड एवरेजिंग मॉडल, हम सारी इन्फॉर्मेशन को इक्वली ट्रीट नहीं करते. कुछ ट्रेड्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जैसे ट्रस्टवर्दी, बीइंग ऑनेस्ट, इज बीइंग लॉयल इज कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप देन बीइंग फनी. आई डोंट केयर इफ़ यू आर फनी एंड यू चीट ऑन मी, वो वाली चीज़ ना. Social schemas are defined as cognitive structures that organize in. अच्छा हाँ, we are moving to social schemas. पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसका इम्प्रेशन फॉर्मेशन में हमने क्या क्या करा. इम्प्रेशन फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले आई मिस द स्लाइड, वेट. सो ये वही है बेसिकली कि जब आप किसी को न्यू मिलते हो यू ट्राई टू फॉर्म एन ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ देम. बट ये इम्प्रेशन जो है रैंडम नहीं होता, ये स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज और शॉर्टकट्स से होता है. ठीक है. सेंट्रल एंड पेरिफेरल ट्रेट्स, तो वी डोंट ट्रीट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन इक्वली. मेरे को क्या लग रहा था मैं कुछ मिस कर रही हूँ. सेंट्रल हम वही होते हैं कि सबकी इक्वली ट्रीट नहीं करते. देयर आर सेंट्रल ट्रेट्स जो कि होते हैं हमारे की ट्रेट्स, जैसे बीइंग वार्म, बीइंग कोल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे हम किसी को एवैल्यूएट कर रहे हैं. पेरिफेरल ट्रेट्स होते हैं माइनर ट्रेट्स जो इतने मैटर नहीं करते. ठीक है. वन सिंगल सेंट्रल ट्रेट कैन शेप एन एंटायर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पर्सन, इवन चेंजिंग द मीनिंग ऑफ अदर ट्रेट्स. वही है जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है वो आपके सारे नेगेटिव्स को भी हटा सकता है. तो इंप्रेशन फॉर्मेशन में हमने पहले क्या क्या करा. इंप्रेशन फॉर्मेशन क्या होता है. सेंट्रल एंड पेरिफेरल ट्रेट्स फॉलोड बाय कॉग्निटिव बायसेस. ठीक है. कॉग्निटिव बायसेस के अंदर हमने दो टाइप के पढ़े मेनली, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट एंड प्राइमेसी रीजेंसी इफेक्ट. ठीक है. इसमें तुम चाहो तो एग्जाम्पल लिख देना अपना सीरियल पोजिशनिंग इफेक्ट का. देन वी हैव मेंटल मॉडल्स वी यूज टू अंडरस्टैंड पीपल, जिसमें हमने पढ़े इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी थ्योरीज, देन पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स. फिर हमारा आ गया अदर इन्फ्लुएंसेस ऑन इम्प्रेशन. तो उसमें पहले हमने पढ़ा फिजिकल अपीयरेंस, स्टीरियोटाइप, सोशल एलिजिबिलिटी. तुम बस पॉइंटर्स याद रख लो, तुम पढ़ के समझ जाओगे कि उसमें तुम्हें क्या क्या लिखना है. देन वी हैव कॉग्निटिव एल्जेब्रा. इसके अंदर वी हैव एवरेजिंग मॉडल, वी हैव वेटेड मॉडल. नाउ मूविंग टू सोशल स्कीमास. Social schemas are defined as cognitive structures that organize and represent knowledge about social world, including people, role, event, and self. These schemas guide perception, memory, and judgment in social context by. So basically, जैसे मैंने बताया, it's like your mental template. जो भी आपके पास information है, like there's a photo album, तो आप उसमें photos को लगाते हो अच्छे से, right? So that's what your social schemas are. They are cognitive structures जिसमें आप ऑर्गेनाइज करते हो और रिप्रेजेंट करते हो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है सोशल वर्ल्ड के बारे में, मेड बी अबाउट पीपल, रोल, इवेंट या खुद की भी. ये जो स्कीमास होते हैं दे आर गाइडेड बाय परसेप्शन, मेमोरी एंड जजमेंट. ठीक है. ऑब्वियसली आप क्या किसी के बारे में क्या इंप्रेशन फॉर्म कर रहे हो या आप किस वे में नॉलेज को परसीव कर रहे हो, दैट विल डिपेंड ऑन योर मेमोरी, योर जजमेंट, आप किस तरीके से बिहेव करते हो एक सोशल वर्ल्ड के अंदर. ठीक है. So now a schema includes expectations, beliefs, mental shortcuts that help an individual process incoming social information efficiently. ठीक है. आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बिलीव्स होते हैं, मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं, दीज आर बेसिकली हेल्पिंग यू टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली. ठीक है. और एक बार अगर आपका स्कीमा एक्टिवेटेड है देन इट कैन इन्फ्लुएंस कि आपकी, अब देखो आपने ऑलरेडी अपने माइंडसेट बना रखा है कि मैं bare minimum expect, let's say that I'm in a relationship, so the bare minimum that I would expect is कि at least when the person meets me, he'll get me flowers. ठीक है. तो when a person does not get me flowers, it'll be like यार that's not वाली चीज़. तो वही है कि एक बार अगर आपका स्कीमा एक्टिवेटेड है देन इट इफेक्ट्स कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन को नोटिस कर रहे हो. सो दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग आई नोटिस. लेट्स से दैट टू मी एज अ पर्सन इट मैटर्स अ लॉट कि पर्सन अपने आप को कैसे हाउ पर्सन वॉक्स, हाउ पर्सन टॉक्स, हाउ दे जस्ट मेंटेन देमसेल्व्स. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई विल नोटिस इन अ पर्सन. कोई बहुत लेथार्जिक वे में वॉक कर रहा है तो आई विल ऑटोमेटिकली भी लाइक व्हाट इज़ दिस बिहेवियर वाली चीज़. ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग यू एज एन एग्जाम्पल. ओके. सो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन नोटिस होगी, कैसे आप उसे इंटरप्रेट करोगे और क्या चीज़ आप मुझे याद रह सकूँगी, इससे मुझे कभी फ्लावर्स नहीं ला के दिया, अरे ये तो ऐसे चल रहा है, मैं इससे क्यों फ्रेंडशिप करूँ वाली चीज़ लाइक. ओके. So while they offer cognitive economy, schemas can obviously bias आ सकता है, distortion. जैसे कि मैंने कहा कि it's not necessarily a person who is walking lazily in a lethargic way. It can mean they're very tired also. But तुमने stereotype बना लिया कि जो ऐसा है वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, कि ये तो इतना आलसी है, क्या ही कर लेगा अपनी लाइफ में वाली चीज़. But that is not true, right? So that's what. स्कीमा के भी टाइप्स होते हैं. पर्सनल स्कीमा, रोल स्कीमा,
स्क्रिप्ट, कंटेंट फ्री, सेल्फ स्कीमा, प्रोटोटाइप, एग्जाम्पलर्स, आगे भी हम करते हैं इन डिटेल. पर्सनल स्कीमास रेफर टू द मेंटल फ्रेमवर्क कंसर्निंग स्पेसिफिक इंडेक्स. ये ना मैंने बीच बीच में ये इसलिए लगाए होते हैं ताकि तुम लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो और तुम्हें एक ओवरव्यू मिल जाए कि तुम्हें पता लग जाए कि हाँ स्कीमा टाइप से तो मुझे याद रहेगा कि भाई ये 7 चीज़ें हैं. ठीक है. पर्सनल स्कीमा वो होते हैं जो तुम्हारे मेंटल फ्रेमवर्क्स हैं जो लाइक दे आर बेसिकली कंसर्निंग टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स. दे इंक्लूड द नॉलेज एंड assumption अबाउट अ पर्सनस ट्रेट, बिहेवियर, प्रेफरेंस. तो आपने मान लो मुझसे पास में इंटरेक्ट करा तो यू विल से दैट आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन. ठीक है. या आई एम अ वेरी नाइस पर्सन, आई एम मे बी अ वेरी शिटी पर्सन. सो यू हैव दैट पर्सनल स्कीमा. एक बंदे से स्पेसिफिक पर्सन से या स्पेसिफिक थिंग से आपने जो चीज़ मेजर कर रहे हो, जैसे कि यू मे होल्ड अ पर्सन स्कीमा दैट एसोसिएट्स विद अ फ्रेंड विद काइंडनेस एंड इंटेलिजेंस बट ऑल्सो इंट्रोवर्जन इन ग्रुप सेटिंग्स. ठीक है. Now moving to role schemas. These schemas encompass knowledge about how individuals occupying certain social roles are. So basically you go to a doctor and you expect कि यार ये अच्छे से behave करेंगे, they'll check and they'll give you medicine. You would not expect them to ask a lot about your personal life. Politicians say what you expect is that they'll do something for public good, but somewhere down the line you also expect कि हाँ ये तो corrupt होंगे. So that is the role schema. ठीक है. कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उन्हें बिहेव करने में. डज नॉट मैटर कि वो एक्चुअलिटी में क्या बिहेव कर रहे हैं. दे आर शेप्ड बाय कल्चरल नॉर्म्स. लाइक लेट्स से अर्लियर इन द टाइम इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट मैन ऑफ द फैमिली वुड डू द बाहर का काम एंड द फीमेल्स ऑफ द फैमिली वुड डू घर का काम. सो दिस वॉज एट दैट टाइम अ कल्चरल नॉर्म. आज के रियलिटी के अंदर ये चीज़ चेंज हो चुकी है. नाउ बोथ आर एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली इन बोथ दी एस्पेक्ट्स. बट पहले के टाइम पे हम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. ऑल राइट. जैसे कि हाँ देखो, पुलिस ऑफिसर में भी एक्सपेक्टेड कि उन्हें बहुत अथॉरिटेटिव वे में वो बिहेव करें या लॉ से रिस्ट्रिक्ट होकर बिहेव करें. ऑल राइट. थर्ड इज़ योर स्क्रिप्ट्स ऑल्सो नोन एज इवेंट स्कीमास. ये चीज़ याद रखना. स्क्रिप्ट की जगह इवेंट स्कीमा से याद रख लो. स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट नॉलेज अबाउट सीक्वेंस और ऑफ इवेंट्स इन फेमिलियर सोशल सिचुएशंस. दे एनेबल इंडिविजुअल्स टू बिहेव एप्रोप्रिएटली, प्रोवाइडिंग एक्सपेक्टेशंस about what and in what order about what typically occurs and in what order. Scripts promote cognitive efficiency but may become rigid or overgeneralized. तो उसमें यही है कि ये आपके जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं अपने सोशल सिचुएशंस के अंदर आप उन्हें कैसे एक्सपेक्ट करते हो. ठीक है. जैसे कि लेट्स से कि आपका स्कूल में असेंबली होता था, सो यू वर एक्सपेक्टेड टू गो to the assembly ground or the MP hall or whatever you had in your schools. So you're supposed to go there and you're supposed to stand, you're supposed to, you know, that you'll do the prayer first, then the assembly will start, thought of the day, news, you had a sequence. ठीक है, जो आपके माइंड में रहती है. बट कई बार ये चीज़ ना बहुत ओवर जनरलाइज कर लेते हो आप. इट्स नॉट नेसेसरी कि जिस वे में आपने सोच रखा है चीज़ें होंगी उसी वे में हो. ठीक है. जैसे कि इसमें मैंने रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यू गो आउट टू रेस्टोरेंट, सो यू हैव अ एक्सपेक्टेशन कि आप जाओगे वहाँ बैठोगे, यू विल ऑर्डर, then you will eat, then you will pay. You will not expect कि मैं जाते ही पे कर दूँगी. Right. Next is our content free schemas. These schemas do not provide, देखो content free से ही समझ आ रहा है तुम्हें कि they will not provide detailed knowledge about specific people or event but rather consist of general logical rules or heuristics for interpreting behavior or maintaining a cognitive consistency. जैसे कि I'll give you example of this कि बैलेंस थ्योरी है. तो बैलेंस थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे बट I'll just से कि बैलेंस थ्योरी में हमारा POX ट्राइंगल होता है एक. ठीक है. अब इसमें मान लो कि P likes O, P likes X and X likes O, but O does not like P. तो यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी हुई नहीं. ठीक है. बट अगर ये इसको पसंद करता है और ये इसको भी पसंद करता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दिस पर्सन विल लाइक दिस पर्सन. सो दैट्स व्हाट इट इज़. ठीक है. ये बहुत एक जनरलाइज्ड लॉजिकल रूल्स होते हैं आपके या यूरिस्टिक्स होते हैं जो आपको बिहेवियर को इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. सो कंटेंट फ्री स्कीमास आर एम्प्लॉयड पर्टिकुलरली व्हेन इंडिविजुअल्स एनकाउंटर नॉवल और एम्बिगुअस सिचुएशंस. ठीक है. लाइक आपकी डेली लाइफ में क्या हो रहा है. सो दीज आर वेरी जनरलाइज्ड चीज़ें. सेल्फ स्कीमास, सेल्फ से समझ आ रहा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट से रेलेवेंट होगा, खुद से रेलेवेंट होगा. सेल्फ स्कीमास आर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट. दे इन्फ्लुएंस कि लोग कैसे परसीव करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, याद रखेंगे. और जैसे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ विल इफेक्ट कि तुम किस वे में बिहेव करते हो. आई से दैट आई एम अ वेरी
self, अच्छा, self concept is something that you believe about yourself. It may or may not be true. Now let's say that I believe that I'm a very confident person, so I'll go, मेरे को क्योंकि मेरे में बिलीव है कि मैं कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, और मैं, लेट्स से आई बिलीव दैट आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और भले ही मुझे कुछ भी ना आता हो, आई गो ऑन अ स्टेज इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल एंड आई स्टार्ट सेइंग शिट, बट क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई मैं तो बहुत इंटेलिजेंट इंसान हूँ, आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट बाई सेइंग दैट, ठीक है। तो ये खुद के बारे में होते हैं, ठीक है। दीज आर मोर एलेबोरेट एंड पर्सनल, क्योंकि तुम अपने बारे में कैसा सोच रहे हो वो तो तुम ऑब्वियसली याद रखोगे ही ना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत मैटर करते हैं, तुम क्या हो, दैट इज़ वेरी पर्सनल टू यू। तो इसलिए आप इसे ज़्यादा इवेल्यूएट करते हो, आप इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करते हो कि आपको क्या फील हो रहा है। नाउ कमिंग टू कैटेगरीज एंड प्रोटोटाइप्स, इन ऑर्डर टू अप्लाई सेमेटिक नॉलेज, individuals must categorize social stimuli. Categories are mental groupings, and the prototype is best example for most typical representation of that category. आपने एक कैटेगरी ले ली, ठीक है, लेट्स से दैट कैटेगरी इज टीचर, तो उसका प्रोटोटाइप ये हो जाएगा कि somebody who is knowledgeable, authoritative, instruct. So basically category is this and your prototype is this. आपने एक कैटेगरी है, एंड हाउ प्रोटोटाइप इज बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कैटेगरी, ठीक है, कि उसमें क्या होना चाहिए। ऑल राइट, सो पीपल यूज एग्जाम्पलर्स which are specific individuals that represent a category based on real world experience. Student may you visualize their favorite professor when thinking of a category educator. तो आपने एक कैटेगरी ले ली एजुकेटर, तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर के बारे में बात करोगे, या आपने कैटेगरी ले ली फ्रेंड, तो आप अपने फेवरेट फ्रेंड के बारे में बात करोगे। सो दैट्स व्हाट categories are often fuzzy sets, meaning not all members of a category perfectly fit the prototype but resemble it to a varying degrees. Individuals are most likely to rely on basic level categories which are neither too specific nor too broad. Excuse me. सॉरी। सो कैटेगरीज आर ऑफन फजी सेट्स, मीनिंग कि जो सारे मेंबर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपके एक प्रोटोटाइप के अंदर फिट हो। मान लो यू हैव मेड अ प्रोटोटाइप कि प्रोटोटाइप इज़ बेसिकली जनरल एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू आर सपोज टू बिहेव। तो हाउ यू आर सपोज टू बिहेव, तो उसमें वही चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि ऑल योर फ्रेंड्स वुड मीट द कैटेगरी ऑफ बीइंग नाइस। सो भाई sorry, yeah, so it is not necessary that all your friends would be nice वाली चीज़, okay. So वही है कि for example people are more likely to refer to a car rather than a vehicle or a sedan. Wow, I'm getting a cold in summers, which is weird. फंक्शन क्या होते हैं सोशल स्कीमास के? So social schemas basically facilitate quick and efficient information processing. Obviously, क्योंकि अगर आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी है तो आप उसके अकॉर्डिंग बहुत क्विकली और बहुत एफिशिएंटली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे। दे प्रोवाइड एक्सपेक्टेशन एंड गाइड सोशल इंटरेक्शन। अगर आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क है तो उसके हिसाब से यू विल थिंक ना, जैसे कि मैंने वो एग्जाम्पल दिया था कि मेरे माइंड में ऑलरेडी है कि इन अ रिलेशनशिप अ पर्सन इज सपोज टू ब्रिंग फ्लावर्स वाली चीज़। सो रिड्यूस कॉग्निटिव ओवरलोड इन कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट्स। वाई? बिकॉज आपके पास ऑब्वियसली यू विल बी यूजिंग शॉर्टकट्स व्हेन इट कम्स टू स्कीमास। सो आपका कॉग्निटिव लोड कम होता है। हेल्प्स इन फिलिंग गैप्स। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन कम है तो यू विल जस्ट थिंक ऑफ योर प्रायर एक्सपीरियंस कि क्या क्या पहले था एंड क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मैं लिंक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। सो दैट्स व्हाट लिमिटेशंस। इट कैन परपेचुएट। ऑब्वियसली अगर आपके माइंड में ऑलरेडी चीज़ है तो वो आपको स्टीरियोटाइप बनवा सकता है, प्रेजुडाइजेस बन सकते हैं, बायसेस आ सकती हैं आपके माइंड में अगर इनकन्सिस्टेंट इंफॉर्मेशन है या फिर इंफॉर्मेशन इज इग्नोर्ड और रीइंटरप्रेटेड। तो आपका कन्फर्मेशन इज बायसेस बेसिकली व्हेन यू आर जस्ट कन्फर्मिंग टू व्हाट यू ऑलरेडी नो। रेजिस्ट चेंज इवन व्हेन अगर आपके पास एविडेंस प्रेजेंट भी है कि व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट राइट, यू विल स्टिल रेजिस्ट चेंज बिकॉज आपके माइंड में तो है ना कि मैं ठीक कर रहा हूँ। इट कैन डिस्टॉर्ट मेमोरी एंड लीड टू इनएक्यूरेट रिकरेक्शन और इवेंट्स और पीपल। आपकी मेमोरी को डिस्टॉर्ट कर सकता है एंड क्योंकि आपके माइंड में फ्रेमवर्क बना हुआ है तो उसके हिसाब से इट विल इंटरप्रेट थिंग्स।
it's a long chapter, but please bear with me. DU is very smart. उनके ओल्ड सिलेबस के अंदर उन्होंने 4 यूनिट दिए हुए थे. नाउ इन द न्यू सिलेबस ऑल दे हैव डन इज कि 4 को 3 तो कर दिया, बट दे हैव नॉट चेंज द सिलेबस एट ऑल. वो 3 के अंदर ही चौथा मिक्स हो गया है. नाउ सिंप्लीफाइड जनरलाइजेशन और मेंटल इमेजेस हेल्ड अबाउट पर्सन्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, they serve as cognitive shortcuts to interpret social diversity. Stereotypes are central to prejudice, obviously, and discrimination, and influence intergroup acquisition. Acquisition of stereotypes often learned early in life through socialization, even before direct knowledge or experience with stereotype groups. भाई ये कि जनरलाइजेशन है आपकी, सिंप्लीफाइड जनरलाइजेशन जो भी होते हैं, स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं, अगैन इट्स अ पार्ट ऑफ दैट. स्टीरियोटाइप्स अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है, तो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, तो आप ऑब्वियसली उनको चेंज नहीं कर पाओगे. इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम टू चेंज देम. नाउ परसेप्चुअल एसेंचुएशन. अगर आप लोगों को कैटेगराइज करते हो तो इट लीड्स टू एनहांस्ड परसेप्शन ऑफ सिमिलैरिटीज़ विद इन ग्रुप्स. तो बेसिकली इट्स लाइक आपका अगर कोई ग्रुप में सिमिलैरिटीज़ हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा वैसे सोच रहे हो कि या वेर ऑल द सेम सॉर्ट ऑफ समथिंग अपने ग्रुप के अंदर. और डिफरेंसेस हैं ग्रुप में, तो दैट विल लीड टू योर इंटर कैटेगरी डिफरेंसेस, कि अपने ग्रुप में और थिंकिंग की सब सेम सेम है और दूसरों के ग्रुप में और थिंकिंग की सब डिफरेंट है. ये ग्रुप बाउंड्रीज को स्ट्रेंथन करता है और स्टीरियोटाइप्स भी बढ़ाता है. नाउ कमिंग टू सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, इट सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स डिराइव अ पार्ट ऑफ देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट फ्रॉम ग्रुप मेंबरशिप लीडिंग टू इन ग्रुप फेव. सो वही है कि आप अपना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं अपने ग्रुप से डिराइव करते हो, बिकॉज यू जॉइन अ ग्रुप दैट इज़ सिमिलर टू वॉट यू आर. ठीक है, तो वो इन ग्रुप फेवरेटिज्म होता है उससे, और आउट ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन भी होती है. नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ कैटेगराइजेशन थ्योरी. इट इज़ एक्सप्लेनिंग हाउ सेल्फ क्लासिफिकेशन एज अ ग्रुप मेंबर प्रोड्यूसेस सोशल आइडेंटिटीज एंड गाइड्स ग्रुप एंड इंटर ग्रुप बिहेवियर्स. कि खुद को जब आप क्लासीफाई कर लेते हो ग्रुप का मेंबर की तरह, तो आप उस वे में कैसे बिहेव करते हो, आपकी सोशल आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज नाउ यू आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, एंड इससे आपका बिहेवियर भी गाइड होता है. ह्यूरिस्टिक्स आर mental shortcuts or rules of thumb that simplify decision making and social judgments, allowing rapid processing with minimal cognitive effort. वही है, मैं बता चुकी हूँ. ह्यूरिस्टिक्स आपकी मेंटल शॉर्टकट है जो आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक. अगर ये आपने कॉग्निटिव साइकोलॉजी लास्ट सेम करी है तो यू विल नो ऑल दिस, बट स्टिल आई विल टेल यू गाइस अगैन. इट इज़ जजिंग द लाइकलीहुड ऑफ अ इवेंट और अ कैटेगरी based on how much it resembles a typical case or prototype. ठीक है, कि फास्ट एंड यूजुअली इफेक्टिव बट कैन लीड टू एरर्स बाय इग्नोरिंग. तो आप मतलब बस जज कर रहे हो कि एक इवेंट या कोई कैटेगरी मेंबरशिप कैसी होगी बेस्ड ऑन उसके सिमिलर क्या है चीज़ और है, लाइक उसके सिमिलर और क्या है. सो ये इफेक्टिव होता है बिकॉज यू आर जस्ट कंपेयरिंग टू सिमिलर थिंग्स, बट ये एरर्स भी हो सकते हैं बिकॉज यू डोंट नो द रियलिटी. अवेलेबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिव से ही समझ आ रहा है, आप किसी और रिप्रेजेंटेशन को यूज़ कर रहे हो. बेसिकली अवेलेबिलिटी, एस्टिमेटिंग द फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट बेस्ड ऑन हाउ ईजीली एग्जाम्पल्स कम टू माइंड. मोर मेमोरेबल और मोर रिसेंट इंस्टेंसेज आर परसीव्ड मोर कॉमन. वही है कि आपके माइंड में जो ऑलरेडी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो इंस्टेड ऑफ एक्वायरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन. एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक. इट इज़ बेसिकली मेकिंग जजमेंट बाय स्टार्टिंग फ्रॉम एन इनिशियल एंकर. एक रेफरेंस पॉइंट ले लेना कि हाँ भाई इस चीज़ से मैं कंपेयर करूँगा बाकी चीज़ों को. एडजस्टमेंट्स जो होते हैं दे टेंड टू बी इनसफिशिएंट, बायस आ जाता है ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंकर. सोशल कॉग्निशन, पीपल ऑफन एंकर इम्प्रेशन ऑफ अदर्स रिलेटिव टू देयर ओन सेल्फ व्यूज और इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट. आप दूसरों को एक रेफरेंस पॉइंट से कैसे कंपेयर करते हो, सो दैट्स व्हाट.
coming to attribution. Attribution refers to the cognitive processes through which individuals explain the cause of behavior. मैं already समझा चुकी हूँ attribution क्या होता है. ठीक है. Now let's come to certain theories. So Heider's theory of naive psychology. Heider emphasized studying people's common sense or naive psychological theories as these influence everyday perception and behavior. ठीक है. His theory rests on 3 principles. First is the search for motives. Since people perceive behavior as motivated, they instinctively search for the causes behind others' actions to understand. ये attribution की कुछ theories हैं. तो it is basically पहली चीज़ जो इसमें होती है कि इसके अंदर लोग motive ढूंढते हैं, क्योंकि people are generally motivated by something, right? Behavior जो उनका है वो motivated होता है, तो वो दूसरों के behavior के पीछे एक motivation ढूंढ रहे होते हैं. ठीक है. Second is the desire for prediction and control. लोग जो होते हैं दे कंस्ट्रक्ट कैजुअल थ्योरीज एंड प्रिडिक्ट कि वो कितना इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और कितना एक्चुअली दे कंट्रोल द इन्वायरमेंट बाय आइडेंटिफाइंग स्टेबल ट्रेट्स और इंड्योरिंग प्रॉपर्टीज इन पीपल और सिचुएशंस. ठीक है. डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस. इंटरनल वो है जो आप पर्सनैलिटी ट्रेट्स एबिलिटीज़ इंटरनल फैक्टर्स के बारे में करते हो. एक्सटर्नल वो है जो आप इन्वामेंटल या सिचुएशनल फैक्टर्स या किसी और चीज़ के पीछे एट्रीब्यूट करते हो. ठीक है. इंटरनल इज़ एवरीथिंग इनसाइड ऑल द प्रोसेसेस, एक्सटर्नल इज़ एवरीथिंग आउटसाइड. ठीक है. नाउ जोन्स एंड डेविस का थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फरेंस. सो लोग जो होते हैं दे इन्फर अदर्स अंडरलाइंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, स्पेशली व्हेन दैट बिहेवियर इज सीन एज अगर आपको लग रहा है कि किसी का कोई भी, अभी इन्होंने क्या कहा था हाइडर ने, दे टॉक्ड अबाउट कॉमन सेंस और नाइव साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो आपका डेली के परसेप्शन पे बेस्ड है. ऑल राइट. लॉट ऑफ इट कैन बी अनकॉन्शियस ऑल्सो बिकॉज इट्स कॉमन सेंस, इट्स नाइव वाली चीज़ है. नाउ जोन्स एंड डेविस ने अपना फोकस जो था दे शिफ्टेड इट टू दी कॉन्शियस वाली चीज़ है जो इंटेंशनल बिहेवियर है. लोग उसको इन्फर करते हैं कि आपका जो बिहेवियर जो आप कर रहे हो उसके पीछे ट्रेड्स क्या होंगे. ठीक है. सो डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशंस हेल्प प्रिडिक्ट बिहेवियर एंड गिव अस अ सेंस ऑफ कंट्रोल. इसके अंदर 5 क्यूज होते हैं. सो फर्स्ट इज फ्रीली चोजन बिहेवियर. बिहेवियर दैट इज वॉलंटरी चोजन इज मोर लाइकली टू रिफ्लेक्ट दैट. अगर मान लो कोई चाह के बहुत रूडली बिहेव कर रहा है तो यू विल जस्ट थिंक कि हाँ भाई दिस पर्सन इज़ अ वेरी रूड पर्सन. इन जनरल दे डोंट केयर अबाउट अदर्स वाली चीज़. नेक्स्ट इज नॉन कॉमन इफेक्ट्स. बिहेवियर दैट प्रोड्यूसेस यूनिक आउटकम्स जो कि दूसरे बिहेवियर से कॉमन नहीं है. इट्स लाइक लेट्स से द पर्सन इज़ वेरी नाइस. ओके. अच्छा, लेट्स टेक द अभी जो करंट न्यूज़ चल रही है विजर्ड लेस वाली चीज़. सो हर हस्बैंड चीटेड ऑन हर. तो वो था कि दैट टोल्ड मोर अबाउट हिम देन ऑल द थिंग्स दैट ही डिड. मे इट बी writing the may it be bringing 750 roses to her or writing a whole book about he loved her, but at the end of the day he cheated. So that's the behavior that produced non-common effects. Third is outcome bias. People assume that others intend the uncommon effects of their behavior and are aware of them. Socially desirable behaviors reveal less about disposition because they are often conforming to social norms. ठीक है. Next is the hedonic relevance. Stronger inferences are made when the behavior has important अगर आपकी कोई भी behavior के बहुत important consequence है तो वो आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस मतलब वो आप ज़्यादा सोचोगे उस बिहेवियर के बारे में. ओके. पर्सनलिज्म. Even stronger inferences are made when behavior is directed to benefit or harm the. अगर आपकी किसी चीज़ से बेनिफिट हो रहा है या हार्म हो रहा है तो आप उस बिहेवियर को ज़्यादा फोकस करोगे, ज़्यादा इन्फ्लुएंस बनाओगे. इसके कुछ वो भी हैं, लिमिटेशंस भी है कि थ्योरी हैज़ डिक्लाइंड इन इम्पोर्टेंस विद एट्रीब्यूशन रिसर्च ड्यू टू सेवरल शॉर्टकमिंग्स. वाई? बिकॉज इन्होंने इंटेंशनैलिटी को बहुत ओवर एम्फेसाइज कर दिया कि जो कॉरेस्पॉन्डेंट होगा वो द इन्फ्लुएंसेस दैट ही और शी विल मेक विल रिलाई ऑन द इंटेंशनैलिटी ऑफ द बिहेवियर कि कितने इंटेंशन से वो चीज़ करी जा रही है. बट काफ़ी सारे बिहेवियर जो होते हैं जो अनइंटेंशनल होते हैं, जैसे कि आप कई बार कुछ केयरलेसली कर देते हो या समटाइम्स यू जस्ट से थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू से वाली चीज़, तो उससे आप कैसे कह सकते हो कि वो स्टेबल इन्फ्लुएंस बन जाएगी. ठीक है. Then he talked about the concept of non-common effects and it is very problematic. Why?
बिकॉज ये कह रहे हैं कि पीपल इवेल्युएट बिहेवियर बाय कंपेयरिंग चोजन एंड नॉन चोजन एक्शंस टू डिटर्मिन यूनिक आउटकम्स. ठीक है. रिसर्च शोज दैट इंडिविजुअल्स ऑफन फेल टू अटेंड टू बिहेवियर्स दैट डू नॉट अकर. This lack of attention means that people cannot effectively compute the commonality or uniqueness of effects as theory suggests. ठीक है. काफ़ी सारे behaviors जो होते नहीं आप उनको ignore भी कर देते हो. So that's what. Coming to Kelly's covariation model, it is not there in your binder but SQL के roots में है तो कर लेते हैं. It focuses on how observers infer underlying personality traits from others' behaviors. Dispositional attributes increase predictability and enhance a sense of out control. So basically लोगों के जो underlying personality traits हैं उस पर focus करते हैं observers. and जो भी dispositional attributions होते हैं वो आपकी predictability को enhance कर देते हैं. Correspondent inferences depend on 5 sources of information. First is freely chosen behavior, already कर लिया, same चीज़ है. Non-common effects, same चीज़ that we did. Outcome bias, people assume that others intend unique effects of the behavior, especially when those effects are uncommon or intentional. वही चीज़ है. Now emotional liability refers to the variability in emotional responses based on patterns of consistency, distinctiveness and consensus observed in behavior. Emotional liability is basically जो भी आपके emotional responses के अंदर variability आती है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, कितने डिस्टिंक्टिव हैं वो चीज़ें, या कितना ज़्यादा कंसेंसस है उस बिहेवियर के अंदर. ओके. जब कंसिस्टेंसी लो होगी देन पीपल टेंड टू डिस्काउंट द कॉज एंड सीक अदर एक्सप्लेनेशंस. ठीक है. अगर मान लो कोई बिहेवियर है जो मैं बहुत कम करती हूँ, लाइक लेट्स से गुस्से में मैंने चिल्ला दिया, तो बट आई एम नॉट इन जनरल पर्सन हु शाउट्स अ लॉट. सो वो वाली चीज़ है कि आप डिस्काउंटिंग कर लोगे, यू विल इग्नोर दैट, यू विल से कि नहीं यार कुछ हुआ होगा, दैट्स वाई. ठीक है. बट जब आपका हाई होता है बिहेवियर तो आप उसको एट्रीब्यूट करोगे कि हाँ भाई देयर इज़ अ रीज़न वाई दिस इज़ हैपनिंग, कि ये तो ऐसा ही है वाली चीज़. शी प्रपोजेस दैट इंडिविजुअल एक्ट लाइक साइंटिस्ट सीकिंग कॉजेज दैट को वैरी विद बिहेवियर. दैट इज़ वाई देयर इज co-variation is the name. Okay. Attribution depends on assessing 3 types of information about the co-occurrence with potential causes. पहली चीज़ कंसिस्टेंसी इन्फॉर्मेशन, कि क्या ये पर्सन हमेशा ऐसे बिहेव करता है या कभी कभी करता है. कि ठीक है, जैसे पर्सन हमेशा एक पर्टिकुलर कॉमेडियन की बातों पे हंसेगा या सिर्फ ओकेजनली हंसेगा. सेकंड इज़ डिस्टिंक्टिवनेस, कि क्या ये पर्सन जो है ये दूसरी चीज़ों पे भी ऐसा ही रिएक्ट करता है या ये इसी स्टिमुलस पे, जैसे कॉमेडियन वाला एग्जांपल लेंगे तो क्या ये एक ही पर्टिकुलर कॉमेडियन के शो पे जाके हंस रहा है या ये सबके पे हंसता है. इसकी भी लिमिटेशन है. तो जबकि मैकऑर्थर ने सपोर्ट करा था इस मॉडल को, बट दे फाउंड कि जो कंसेंसस इन्फॉर्मेशन होती है इट टेंड्स टू बी अंडर यूज्ड इन एवरीडे एट्रीब्यूशंस. इतना हम लोग फोकस नहीं करते हैं कंसेंसस पे जितना हम उन्होंने जितना जनरलाइज कर दिया है. सेकेंड चीज़ इसके रियल वर्ल्ड एट्रीब्यूशन जो है वो इतने ज़्यादा आप चीज़ें नहीं करते हो. इट इज़ वेरी लेस सिस्टमैटिक कंपेरेटिवली. ओके. उतना आप को रिलेट नहीं करते, उतना आप को वेरी नहीं करते चीज़ों से. कॉजलिटी इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू द मोस्ट सेलिएंट फीचर और फैक्टर्स दैट अपीयर सिमिलर टू द इफेक्ट रादर देन ट्रू कोवेरिएशन. ठीक है, कि वो उनकी सिमिलैरिटी ज़रूर देख सकते हैं बट वो कोवेरिएशन एज अ टर्म यूज़ करना इज़ वेरी बिग. द मॉडल रिक्वायर्स मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस ऑफ बिहेवियर फॉर कंसिस्टेंसी, डिस्टिंक्टिवनेस एंड सेंसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, विच इज़ नॉट. अब आप मल्टीपली थोड़ी, आप इतना थोड़ी याद रखते हो लोगों के बारे में. To address single observation problems, Kelly proposed a causal schemata pre-existing mental framework developed from experience, such as multiple necessary cause schema. जैसे कि if a person who has a drink and driving record, तो उसका ये कि उन्होंने अल्कोहल भी कंज्यूम करी है वो ड्राइव भी कर रहे होंगे, लाइक इन जनरल. ठीक है, यू विल जस्ट अज्यूम कि हाँ तो हमेशा ड्रिंक ड्राइव करते होंगे. इवन दो कैजुअल स्कीमेटा के थोड़े बहुत सपोर्ट हैं बट वो अभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल ही है एंड इट इज़ नॉट वेरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीनर्स एट्रीब्यूशन थ्योरी. ठीक है, इट फोकस. अब देखो, आई नो बहुत सारी थ्योरीज है, जस्ट रिमेंबर अ फ्यू. एंड अभी हम लोग एग्जाम से एक दिन पहले सारे भी IQs भी कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और नहीं है. ओके. अभी के लिए एक बेसिक आइडिया आपको सबका होना चाहिए. वाई? बिकॉज इफ़ यू forget something, you will be able to at least write about the other. Focus on how causal attributions affect motivation and emotion.
पीपल मेक एट्रीब्यूशंस थ्री, लोग वो कह रहे हैं कि है ना हमारे जो कॉजल एट्रीब्यूशन है वो मोटिवेशन और इमोशन को इफेक्ट करते हैं. सो 3 बेसिस पे होता है. फर्स्ट इज लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल फैक्टर्स जैसे आपकी पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी, एबिलिटी, एफर्ट. एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि लक, डिफ़िकल्टी, दूसरों का बिहेवियर. स्टेबिलिटी इसकी कितनी है आपकी जो पर्सनैलिटी, बेसिकली स्टेबल फैक्टर्स जो भी होते हैं. अनस्टेबल फैक्टर्स लाइक योर मूड, लाइक योर स्टेट होता है बेसिकली जो. कंट्रोलेबिलिटी, क्या आप फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो. नाउ ही सेज दैट एट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस इमोशंस एंड मोटिवेशन. हाउ? तो सक्सेस जो है उसको आप इंटरनल स्टेबल कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे वो कर देते हो, पॉजिटिव इमोशंस ताकि आपको मिले. अगर आपका मतलब मान लो इट्स लाइक अगर मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आए हैं तो आई विल से कि यार मैंने तो पढ़ाई करी थी, दैट्स वाई. बट मेरे गंदे हैं वर्डिंग से पेपर ही हार्ड था, आउट ऑफ सिलेबस था, टीचर को मुझसे प्रॉब्लम है. सो दैट्स व्हाट दिस इज. दिस एक्सप्लेन्स कि हाउ पीपल फर्स्ट जज सक्सेस और फेलियर, एक्सपीरियंस इमोशंस अकॉर्डिंगली, देन मेक कॉजल एट्रीब्यूशंस दैट शेप फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर. काफ़ी रिसर्च से सपोर्टेड भी है, बी इट लाइक रोल प्लेइंग और मैनिपुलेशन ऑफ परफॉर्मेंस आउटकम्स. ओके, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओरिजिन्स ऑफ सेल्फ. दिस वॉज फ्रॉम योर यूनिट 2. ये आई थिंक मैं स्लाइड डिलीट करना रह गया. एप्लीकेशंस ऑफ ये चीज़ काट देना. Attribution theory core idea that people seek causes for their own and others' behavior to plan actions has significantly influenced social psychology. Obviously, अगर आप social psychology is all about people and their society, तो attribution theory का काफ़ी influence रहा है social psychology पे. Individual differences obviously रहते हैं कि आप attributions जो बना रहे हो उसमें there would be individual differences. Rotter identified that individuals vary in their perceived control over reinforcement and punishment. Internals believe that they have personal control over their destiny. Things happen because they can make them happen. यही है कि इन्होंने कहा कि लोग वेरी करते हैं इस अपने एबिलिटी पे कि वो क्या परसीव कर रहे हैं कि डू दे हैव कंट्रोल ओवर द रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट और डू दे नॉट हैव कंट्रोल. तो इंटरनल्स मानते कि कंट्रोल है, एक्सटर्नल्स मानते कि नहीं है, कि बाय चांस हो जाती हैं चीज़ें. Attributions are crucial in interpersonal relationships, especially close ones like marriage, where shared attributions serve to explain or justify behavior, fulfilling important relational function. Bias भी होते हैं attribution में, जल्दी से कर लेते हैं, then we'll start with attitude. ठीक है. Attribution bias refers to a tendency to make accurate or incomplete judgments about causes of behaviors, events or outcomes. बायस का तुम्हें मतलब पता है, उसको बस एट्रीब्यूशन से लिंक करना है, दैट्स व्हाट. इसमें भी आप फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, आप डिस्पोजिशनल फैक्टर्स को बहुत ओवर एम्फोसाइज कर लेते हो लाइक पर्सनालिटी ट्रेट्स, और सिचुएशनल फैक्टर्स को आप बहुत ज़्यादा लो डाउन कर लेते हो, अंडर एस्टिमेट कर लेते हो, जैसे कि इन्वायरमेंट, सिचुएशन, दूसरों के बिहेवियर को करने में. ठीक है, बिकॉज वी आर ऑलवेज लाइक ये तो ऐसा ही है, नॉट कि वॉट इज़ मेकिंग दिस पर्सन बिहेव लाइक दैट. Next is the self-serving bias, attributing successes to internal dispositional factors जैसे कि effort या ability, and ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ. ठीक है. Actor observer bias, explaining one's own behavior via situational factors. अपने behavior को तो उन्होंने justify कर लिया कि situation के पीछे हुआ, पर दूसरों को कहते हो कि नहीं वो तो ऐसे ही है. Next is confirmation bias, वही information ढूंढना जो आपकी belief को already confirm कर रहा है. Halo effect, judging someone's overall character based on single positive trait, कि कोई attractive है तो उनकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी. ठीक है. Now let's move to the attitudes. ठीक है. Psychologists like Thomas Zanicki and Weston equated social psychology with attitude research, even defining social psychology as the scientific study of attitudes. देखो, attitude is one of the most studied areas of social psychology. 1930s marked the beginning of questionnaire-based scales to measure attitudes. Alport ने Alport तो तुम्हारा हर जगह आ रहा है. ठीक है. Alport defined attitude
as a state of readiness, mental or neural, organized to experience, exerting a directive or dynamic influence upon individuals' responses to all objects and situations with which it is related. According to Alport, attitude is the so basically इन्होंने यही कहा कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ रेडीनेस, मेंटल या न्यूरल, जो कि आपके एक्सपीरियंस से बनती है, जो आपको एक तरह से गाइड करता है या आप पे इन्फ्लुएंस डालता है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे चीज़ों को. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, 3 मॉडल्स विल बी डूइंग. फर्स्ट वी आर डूइंग 1 कॉम्पोनेंट मॉडल. थर्स्टन ने कहा कि जो एटीट्यूड है इट इज़ अ सिंगल एवेल्यूएटिव रिस्पॉन्स, जैसे कि लाइक और डिसलाइक ऑफ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, कि एक ही उन्होंने सिर्फ फीलिंग पे फोकस करा कि आप जो फील करते हो चीज़ के बारे में. 2 कॉम्पोनेंट मॉडल एल्पोर्ट ने दिया. इन्होंने कहा कि मेंटल रेडीनेस को भी ऐड करो इसके अंदर. सो ही सेड दैट एटीट्यूड इज़ हाउ यू नो योर इवेल्यूएटिव फीलिंग्स एंड योर प्री डिस्पोजिशन, कि आप, क्योंकि इन्होंने डेफिनेशन में वही चीज़ कह दी ना अपनी, की रेडीनेस वाली चीज़. तो एक प्री डिस्पोजिशन जो आपके माइंड में ऑलरेडी फ्रेमवर्क है, प्लस योर फीलिंग्स. दिस इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, 3 कॉम्पोनेंट मॉडल. इन्होंने कहा कि एटीट्यूड जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ योर ABC कॉम्पोनेंट्स. ए इज़ द इफेक्टिव योर इमोशनल रिस्पॉन्सेस, कि मुझे कोई चीज़ कैसी फील हो रही है. बिहेवियरल, कि आप क्या बिहेवियर कर रहे हो उससे रेलेवेंट, कि आप कैसे एक्ट कर रहे हो. कॉग्निटिव इज़ बिकॉज जो तुम्हारे थॉट्स और बिलीव्स है, नॉलेज है उस एटीट्यूड के बारे में, कि क्या तुम उसमें मानते हो या तुम उसमें नहीं मानते हो. सी बेसिकली लेट्स से दैट you want to let's say that you see garbage somewhere, तो आपका कॉग्निटिव के अंदर आपका बिलीफ ये है कि यार हमें गार्बेज नहीं फैलाना चाहिए, तो उससे आपके इमोशन भी इफेक्ट हुए कि यार दिस इज़ सो रॉन्ग. सो दैट केम आउट इन योर बिहेवियर कि आप उस कचरे को साफ कर रहे हो. सो दैट्स व्हाट फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड. पहला हमारा इंफॉर्मेशनल फंक्शन है. इट हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड. आप लोगों को कैसे कैटेगराइज करते हो, सिचुएशंस, आइडियाज़ को कैसे कैटेगराइज करते हो. जैसे कि आपने कहा कि पॉलिटिशियंस हमारे लिए काम कर रहे हैं, या फिर नहीं सारे पॉलिटिशियंस करप्ट ही होते हैं. ठीक है. जैसे सेकेंड इज यूटिलिटेरियन फंक्शन, कि हमें जो एटीट्यूड है वो रिवॉर्ड और गेन करने में और पनिशमेंट अवॉइड करने में हेल्प करते हैं. री पे बेस्ड होता है हमारा एटीट्यूड, कि आप ज़्यादा इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें चॉकलेट्स मिलेगी बाद में, या यू विल गेट टॉप द स्कूल और यू विल टॉप द कॉलेज और समथिंग लाइक दैट, या तुम्हें सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना है. Ego defense function. It is basically it protects our self-esteem from or ego from psychological harm. जैसे कि आप अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रहे हो और दूसरी को हेट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी अपनी टीम के साथ है. नेक्स्ट इज द सोशल एडजस्टिव फंक्शन. इट हेल्प्स अस फिट इन सोशली एंड मेंटेन ग्रुप मेंबरशिप. ठीक है, कि आपका जो एटीट्यूड है वो आपको ग्रुप के साथ अलाइन कर रहा है ताकि आप सोसाइटी में फिट कर पाओ. जैसे कि आपकी टीनेज के अंदर बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर होता है, अपने फ्रेंड की तरह आप एटीट्यूड्स को अडॉप्ट कर लेते हो. नेक्स्ट इज योर वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, कि आप अपने कोर वैल्यूज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हो. दैट्स व्हाट. एटीट्यूड्स आर नॉट इनबॉर्न, दे आर शेप्ड ओवर टाइम थ्रू अ मिक्स ऑफ सोशल लर्निंग, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसिंग. जैसे कि जो हमारे एटीट्यूड्स हैं वो ऑब्वियसली दे आर नॉट इनबॉर्न. यू आर नॉट बॉर्न विद हाई, ये ऐसे होते हैं, वैसे तो आपकी सोसाइटी से, आपके खुद के एक्सपीरियंस से शेप होते हैं. तो सोशलाइजेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एटीट्यूड फॉर्मेशन, कि आप आपके पेरेंट्स, आपके पीयर्स, आपके टीचर्स, दे ऑल इन्फ्लुएंस यू ऑल राइट. ऑब्जर्व करते हो आप लोगों को, उन्हें इमिडिएट करते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सपीरियंस. आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, नेगेटिव एक्सपीरियंस था. लेट्स से दैट आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस इन अ रिलेशनशिप, सो आई विल से दैट ऑल गाइज आर लाइक दैट, या और गर्ल्स आर लाइक दैट. सो वही है. कॉग्निटिव प्रोसेसेस, कि आपका ब्रेन कैसे इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है, परसीव करता है. जैसे कि पीपल एंगेज इन सेलेक्टिव एक्सपोजर और कन्फर्मेशन बायस और कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी, जो कि बेसिकली तुम्हारे एटीट्यूड्स, तुम्हारी कॉग्निटिव जिस तरीके से तुम चीज़ों को प्रोसेस करते हो उससे अलाइन करे. कि अगर तुम्हें कोई पॉलिटिशियन नहीं पसंद तो आप उनके एटीट्यूड्स को नेगेटिवली ही इंटरप्रेट करोगे. ठीक है. बैलेंस थ्योरी पे आ जाते हैं. POX triangle. Balance theory was proposed by Fritz Heider. It's a very important theory. Why? Because it laid the groundwork for your Leon Festinger की dissonance theory. ठीक है.
इट एक्सप्लेन्स हाउ इंडिविजुअल स्ट्राइव फॉर साइकोलॉजी, ये चीज़ ऑल्सो याद रख लेना. इट वॉज प्रपोज बाय फ्रिट्ज सीडर, बट उन्होंने इस थ्योरी को आगे और डेवलप करा था कार्टराइट और हारे ने. ठीक है. सो इट सेज कि इंडिविजुअल स्ट्राइव फॉर साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी उनके एटीट्यूड, इमोशन, सोशल रिलेशन के अंदर. दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी, द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू मेंटेन हार्मनी इन देयर सिस्टम ऑफ एटीट्यूड्स. This theory focuses on triadic relationship between POX, person, another person, object, event और idea. ठीक है. रिलेशनशिप बैलेंस्ड होगा जब हमारे मल्टीप्लिकेशन साइंस है PO. सो बेसिकली इट विल बी बैलेंस अगर आपकी तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, अलाइन कर रही हैं, या तीनों चीज़ें नेगेटिव हैं. तीनों नेगेटिव है तो इट विल गिव यू इम्बैलेंस. ठीक है. तीनों पॉजिटिव है तो इट विल गिव यू बैलेंस. ये मैंने आई थिंक आगे अटैच नहीं करा. ओके. सो बेसिकली लेट्स से दैट दिस इज अ गाय who loves this girl, so want to get married, and this is their father. Now the father wants dowry, but she has an opposite attitude towards dowry, but she wants him and he wants to convince him to कि वो शादी करवा दे वाली चीज़. बट ये मना कर रहे हैं. वाई? बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव डाउरी. सो इसमें क्या होगा कि ईदर टू बैलेंस द सिचुएशन, ईदर ही विल हैव टू चेंज हिज एटीट्यूड. ठीक है. या फिर दे विल हैव टू चेंज देयर एटीट्यूड कि ठीक है हम डाउरी देंगे. सो बेसिकली इट हैज़ टू बी ऑल पॉजिटिव्स इन अ वे. ऑल राइट. या फिर दिस पर्सन हैज़ टू चेंज द एटीट्यूड कि हाँ भाई मुझे भी ये नहीं पसंद, एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि मुझे ये नहीं पसंद. एंड नाउ शी इज़ सेइंग, नाउ शी माइट लाइक हिम बट शी इज सेइंग कि मैं डाउरी नहीं दूंगी, नहीं लेनी मुझे, शादी मत करो. तो देन ऑल्सो इट वुड बी बैलेंस्ड. रिलेशनशिप इज कंसिडर्ड बैलेंस एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस बिटवीन ये इज पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होंगे. इम्बैलेंस व्हेन द साइन इज नेगेटिव. ठीक है. व्हेन इट्स लाइक दिस इट इज बैलेंस्ड. व्हेन इट्स लाइक दिस इम्बैलेंस. when it's like this, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, then also it's imbalanced. Why? because इसको आप करोगे मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है. तो आपका जो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन आएगा, इफ़ इट इज़ कमिंग आउट पॉजिटिव देन इट विल बी बैलेंस्ड. इफ़ इट इज़ कमिंग आउट नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव है, तो वो इम्बैलेंस होगा. ठीक है. इम्बैलेंस इज ऑल नेगेटिव, या फिर दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जो कि ये सिचुएशन है और ये सिचुएशन है. सो दिस इज़ योर सिचुएशन ऑफ इम्बैलेंस. बैलेंस है अगर आपके सारे पॉजिटिव हैं और सारे नेगेटिव है. नो, सारे नेगेटिव. हाँ, सारे नेगेटिव होंगे देन ऑल्सो इट वुड बी बैलेंस ओनली. वाई? बिकॉज देन नोबडी वांट्स एनीथिंग. राइट. एक्सप्लेन्स हाउ एटीट्यूड शिफ्ट ड्यू टू सोशल इन्फ्लुएंस. एटीट्यूड आपकी कैसे सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में को रेलेवेंस में लेके शिफ्ट हो जाता है. एंड इट रिवील्स हाउ साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म बिहाइंड पीयर प्रेशर, सोशल अलाइनमेंट एंड एटीट्यूड फॉर्मेशन वर्क. ठीक है. यू मे एंड अप लाइकिंग योर फ्रेंड्स, फेमस सेलिब्रिटी, इवन इफ यू डोंट केयर अबाउट देम, क्योंकि आपकी फ्रेंड को वो पसंद है. ग्रुप कोहेजन, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटीज ऑफ द ग्रुप में रीअलाइन द एटीट्यूड ताकि आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी रहे. ब्रांड्स जो होते हैं वो आपके सेलिब्रिटीज़ को ले लेते हैं एडवर्टाइजमेंट में, ताकि आपको क्या बोलते हैं, बिकॉज इफ यू लाइक द सेलिब्रिटी यू विल लाइक वट एवर दे आर डूइंग. लियोन फेस्टिंगर, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. कॉग्निटिव डिसोनेंस इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी प्रपोज्ड बाय लियोन फेस्टिंगर. सो बेसिकली ऑल इट सेज इसकी जो डिस्कम्फर्ट होता है, योर ब्रेन वांट्स कंसिस्टेंसी. डिस्कम्फर्ट हो जाता है आपके ब्रेन में इफ़ देर आर टू कॉन्फ्लिक्टिव कॉन्डिशंस. ठीक है. आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड अगर लाइन नहीं कर रहा तो इट लीड्स टू डिसोनेंस. ठीक है. सो योर माइंड नीड्स टू बी हैविंग कॉन्सोनेंस. इनके कुछ की एलिमेंट्स है जैसे कॉग्निशन, योर थॉट, बिलीव, योर एटीट्यूड अपने बारे में या दुनिया के बारे में. डिसोनेंस इज बेसिकली जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है आपके दो कॉग्निशन के बीच में. कॉन्सोनेंस इज जब आपकी अलाइन हो रहे होते हैं. एंड मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग, कितने कॉन्फ्लिक्टिंग, कितनी इंपॉर्टेंस है उन चीज़ों की. ठीक है. दैट्स व्हाट. लेट्स से पर्सन सेज दैट आई लव अल्कोहल, आई विल ड्रिंक अल्कोहल, बट ही ऑल्सो सेज दैट अल्कोहल कैन किल मी. सो एक कॉग्निशन बदलना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि आपके ब्रेन को कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी चाहिए होती है. सो व्हाट द पर्सन विल से इसकी ठीक है, नो अल्कोहल इज़ नॉट दैट हार्मफुल. वाई? बिकॉज इतने लोग पी रहे, कौन मरा है.
और दे विल चेंज देयर बिहेवियर कि वो ड्रिंक करना छोड़ देंगे. कैसे रिड्यूस करते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक या दूसरा कॉग्निशन चेंज करो. ठीक है, कोई और कॉग्निशन ऐड कर दो, नया थॉट ऐड कर दो. जैसे कि मान लो अल्कोहल से मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ. या ट्रिविलाइज द कॉन्फ्लिक्टिंग कॉग्निशन कि इतना कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा यार, नथिंग हैपेंस, नो वन डाइज वाली चीज़. नाउ लेट्स डू इलेबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल. पेटी एंड कैसीपो ने दिया था, कैसियोपो ने दिया था. इट इज़ अ डुअल प्रोसेस थ्योरी एक्सप्लेनिंग हाउ एटीट्यूड, इसकी याद है मैंने मेंशन करा था पहले कि एटीट्यूड कैसे चेंज होते हैं. सो इट इज़ अ थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज. सारी ही एटीट्यूड चेंज की करी है वैसे तो अभी तक हमने. सो ही सेज दैट देर आर 2 प्राइमरी रूट्स थ्रू विच परसुएशन एंड एटीट्यूड चेंज अकर. फर्स्ट इज द सेंट्रल रूट. ये रूट जो है कि इट इन्वॉल्व्स योर हाउ केयरफुली एंड थॉटफुल यू आर, कि मतलब इट्स लाइक आप कितना सोच रहे हो कि उस कंटेंट के बारे में या क्वालिटी ऑफ द मैसेज के बारे में. जैसे कि इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड, और व्हेन दे आर मोटिवेटेड दे आर एबल टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, कि वो हाई एलेबोरेशन के अंदर एंगेज करते हैं. वो ज़्यादा, अगर आप किसी चीज़ के लिए एक्चुअली मोटिवेटेड हो या समथिंग दैट रियली इंस्पायर्स यू, विल फोकस मोर ऑन दैट. तो एटीट्यूड चेंज जो होता है इसमें, इससे होता है वो बहुत ज़्यादा इंड्योरिंग होता है, क्योंकि आपने बहुत वेल रिसर्च है, बहुत सोचा हुआ है. ठीक है, ये काउंटर परसुएशन से रेजिस्टेंट होता है बिकॉज यू हैव पुट इन सो मच एफर्ट फॉर इट. एंड ये बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी करता है. जैसे कि अ पर्सन हु विल वेरी, लेट्स से अ स्टूडेंट हु इज केयरफुली इवैल्यूएटिंग अ साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट क्लाइमेट चेंज पे आफ्टर रीडिंग अ डिटेल्ड एविडेंस. तो अगर आपको उसको कोई कॉन्ट्राडिक्टरी भी बोलोगे तो इनसे कि नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट सो मच. पेरिफेरल रूट इज़ सुपरफिशियल क्यूज यूज़ करना. इट इज़ बेसिकली आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, एबिलिटी भी नहीं है प्रोसेस करने की. सो इट इज़ वेरी लो कि आप बस थोड़े बाहर की चीज़ों पे फोकस कर लेते हो, कोई कितना अट्रैक्टिव है, कोई कितना क्रेडिबल है. जैसे कि न्यूटेला इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ, बट लेट्स से दैट वरुण धवन डज द एडवर्टाइजमेंट फॉर इट एंड यू आर वेरी अट्रैक्टेड बाय द वरुण धवन. सो यू विल जस्ट विदाउट थिंकिंग यू विल डू इट कि हाँ ठीक है मैं भी खरीद लेता हूँ न्यूटेला वाली चीज़. ओके, सो रिजल्ट ये कि एटीट्यूड चेंज होगा, वो आपका टेम्पररी होगा. चेंज हो सकता है, पर्सन चेंज और एटीट्यूड विल चेंज. बिहेवियर उतना प्रेडिक्टिव नहीं रहता. अब फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं रूट सिलेक्शन को, ऑब्वियसली 2 ही चीज़ों से हमारा इफेक्ट हो रहा था. पहली एक चीज़ थी मोटिवेशन, कि आपकी कितनी पर्सनल रेलेवेंस है. दूसरी चीज़ कि आप की एबिलिटी क्या है, कि आप डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हो, आप ज़्यादा सोचते हो, आपके पास प्रायर नॉलेज है या नहीं है. ठीक है, सो बेसिकली दिस मॉडल डिस्क्राइब्स ऑन हाउ इलेबोरेटिव यू डू थिंग्स, कितने इलेबोरेशन या कितना थॉट आप देते हो किसी चीज़ को, और उससे एटीट्यूड चेंज कितना वेरी करता है. Now coming to cognitive evaluation. So attitudes are not just emotional responses. They involve how we think, how we evaluate and how we process information किसी object या issue से relevant. ये वो part है attitude psychology का that focuses on mental and evaluative dimensions, कि तुम्हारे thoughts, तुम्हारे beliefs कैसे guide करते हैं. ठीक है, सो इसमें देयर सोशल कॉग्निटिव मॉडल की एटीट्यूड जो है, दे यू लेबल समथिंग, यू टैग समथिंग उसके हिसाब से, एंड देन एटीट्यूड्स आर रिजल्ट ऑफ हाउ यू लेबल थिंग्स. उसके रूल्स जो भी आप बनाते हो उसको कैसे इवैल्यूएट करते हो. इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन, प्रोज एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करना, डिसीजन मेकिंग कि अपने इन्फॉर्मेशन को लेके कैसे अपना वो करते हो. सो लेट्स कम टू सोशल कॉग्निटिव मॉडल. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटीट्यूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेबल, नॉलेज और रूल्स और इवैल्यूएटिव समरी. लेबल इज तुम किसी ऑब्जेक्ट को क्या बोल रहे हो, किस वे में लेबल कर रहे हो, उसके बारे में तुम्हारी कितनी नॉलेज है, उसमें बिलीव करते हो नहीं करते हो. समरी क्या है, उसका ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव जजमेंट क्या है. सो जैसे लायन आपने वर्ड ले लिया तो आपकी नॉलेज इट्स अ वाइल्ड एनिमल, जंगल में रहता है. सो इवैल्यूएशन वुड बी इट्स स्कैरी, स्टे अवे फ्रॉम लायंस, दे विल ईट यू. Sorry. This model emphasizes that attitudes help us organize and simplify information. Once a label and evaluation are formed, they become mental shortcuts we use in future. Obviously, इन दोनों के हिसाब से ही आप evaluate करोगे. Now let's come to information integration theory given by Norman Anderson. This theory suggests that attitude are formed by averaging positive and negative, pros and cons निकालना. कि आप चीज़ों को पॉइंटर्स दे रहे हो कि अच्छा इसने अच्छी न्यू टीचर है, सो यू विल थिंक दे एक्सप्लेन वेल बट दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद डेडलाइंस. बट वो क्लासेस में हम बहुत इंकरेज करते हैं, बट देन वो बहुत टफ असाइनमेंट देते हैं, तो आपका स्कोर ओवरऑल एवरेज आ रहा है कि हाँ ठीक ठाक है, यू बिकम न्यूट्रल फॉर इट.
तो बेसिकली असाइन वेट टू ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. आप यू इवेल्यूएट समथिंग ऑन लॉट ऑफ क्राइटेरियाज. Decision making and attitude, this is basically the modern cognitive approach. It emphasizes कि attitude जो form होते हैं और influence होते हैं by your decision making and rational analysis. Our mind adds on subtracts new inputs as they come. So basically हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को माइंड में रख के अपने एटीट्यूड्स को चेंज करते हो. जैसे आपको मास्क पहनना बिल्कुल नहीं पसंद था, बट आपको रियलाइज हुआ कि यार कोविड-19 है एंड यू नीड इट, सो आपका एटीट्यूड चेंज हो गया. ठीक है. दिस मॉडल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरीज शोइंग दैट पीपल स्ट्राइव टू मेंटेन हार्मनी बिटवीन बिलीव्स एंड बिहेवियर. इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ एटीट्यूड आर अपडेटेड ओवर टाइम. ठीक है. एक नया क्रेडिबल इमोशनली इम्पैक्टफुल इन्फॉर्मेशन आता है तो आपका एटीट्यूड चेंज होता है. ये थ्योरीज मैटर इसलिए करती हैं क्योंकि एटीट्यूड्स ये दिखाती हैं कि आपके एटीट्यूड्स में दे आर नॉट स्टैटिक, वो आपके इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के साथ इवॉल्व करते हैं. कॉग्निटिव कंपोनेंट एसेंशियल होता है. हम सिर्फ इमोशनल नहीं है, हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग को जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके हिसाब से भी इंटरप्रेट थिंग्स. एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस परसेप्शन ऑफ चॉइस, परसेप्शन एंड चॉइस एंड बिहेवियर. ठीक है. बिलीव्स, इंटेंशन एंड बिहेवियर not really a part of your syllabus but it's there in as well, so let's do it. I'll tell this to you in very brief में, because ये चीज़ इतनी आपके सिलेबस में नहीं है तो क्यों करनी है. ठीक है. बिलीव क्या होते हैं? दे आर बेसिकली और आइडियाज़ और अजम्पशंस जो आप रखते हो किसी चीज़ के बारे में. ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि ट्रू हो. आपके कोर बिलीव्स होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इमोशनली सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे कि आपने मान रखा है, आपका बिलीव है कि भाई आई नीड टू बी हेल्दी, आई नीड टू लिव अ गुड लाइफ, सो दैट्स व्हाट. Now there are specific attitudes and there are general attitudes. कुछ एटीट्यूड्स होते हैं अगर आप उन्हें कॉन्टेक्स्ट में मेजर कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, तो दो सारे और स्पेसिफिक, जैसे कि ये क्या आप एग्ज़ाम देने जाओगे या हैव यू कंप्लीटेड योर सिलेबस, कि जैसे कि लेट्स से दिस, विल यू वोट इन योर अपकमिंग कॉलेज इलेक्शन, या फिर यू नो लाइक डू यू सपोर्ट. इलेक्शन से ज़्यादा स्पेसिफिक ये कि क्या आप अभी वोट करने वाले हो या नहीं करने वाले. जनरल जो कि बहुत ही ब्रॉड होते हैं. ठीक है. जो जनरल एटीट्यूड्स होते हैं लेकिन स्टिल प्रिडिक्ट बिहेवियर, स्पेशली व्हेन बिहेवियर इन्वॉल्व्स मल्टीपल रिलेटेड एक्शंस ओवर टाइम. स्पेसिफिक ज़्यादा बिहेवियर प्रिडिक्ट करता है, जनरल भी कर सकता है. जनरली पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इन्वायरमेंट विल लीड यू टू डू प्रो इन्वायरमेंटल एटीट्यूड बिहेवियर्स. ठीक है. Let's come to the theory of reasoned action. This theory provides a systematic explanation of how attitude and norms influence behavior through intentions. इसमें तीन हमारे components हैं majorly: behavioral intention, attitude toward behavior and subjective norm. So behavioral intention is the strongest predictor of your behavior. कि आप क्या, what is motivating you to carry out a particular behavior. Attitude toward behavior, कि whether a person views the behavior as positive and negative, कि मैं ये कर दिया अगर मैंने तो इससे क्या आउटकम आएगा. सब्जेक्टिव नॉर्म से रेफर टू परसीव्ड सोशल प्रेशर फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, कि जिनके बारे में जो द पीपल दैट आई केयर अबाउट एंड द पीपल हु केयर अबाउट मी, वो मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं. So it says that your behavioral attention is equal to attitude toward behavior along with your subjective norms. ठीक है. इनिशियली द थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन जो थी, इट इंक्लूड परसीव्ड कंट्रोल, कि एक पर्सन कितना सोचता है कि वो एक बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है. कि इफ़ पर्सन फील्स पावरलेस टू एक्ट, इवन स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस माइट नॉट लीड टू एक्शन. अगर आपको लगता है आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते तो आप करोगे नहीं वाली चीज़. ठीक है. एप्लीकेशन ये है कि हेल्थ में यूज़ होता है, एजुकेशन में यूज़ होता है, सोशल बिहेवियर में यूज़ हो जाता है. ठीक है. इट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग इंटरवेंशंस वगैरह. ठीक है. की कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके. TVP इज थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर. सो फर्स्टली कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव है बिहेवियर के ऊपर. ठीक है. सो बेसिकली सब्जेक्टिव नॉर्म्स की आपको कितना लगता है कि आपका सोशल प्रेशर कितना है, या परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल इज बेसिकली अबाउट हाउ मच कंट्रोल अ पर्सन बिलीव्स दैट दे हैव ओवर अ बिहेवियर. तो वही चीज़ है आपका. योर बिहेवियर इंटेंशन इज इक्वल टू एटीट्यूड प्लस सब्जेक्टिव नॉर्म्स प्लस परसीव्ड कंट्रोल. इसमें बस यही चीज़ है कि बिहेवियर एक्शन के अंदर ये था कि एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिहेवियर एंड सब्जेक्टिव नॉर्म
इसमें जो है आपने कंट्रोल ऐड कर दिया प्लान बिहेवियर में. द स्ट्रॉन्गर द इंटेंशन, मोर लाइकली अ पर्सन विल एक्चुअली परफॉर्म द बिहेवियर. Theory of planned behavior is especially useful in predicting planned and violational behavior, things we choose to do. Now let's talk about attitude accessibility. आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल होगा अगर आपके बहुत माइंड में बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत स्टेबल है, रेजिस्टिंग टू चेंज है, आपकी अटेंशन परसेप्शन हर चीज़ को गाइड करता है. इसके अंदर डाउन साइड ये है कि अगर आपके कुछ ऐसे एटीट्यूड्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन लेने पे रोक देंगे. यू विल जस्ट बी stuck on what you believe. एटीट्यूड स्ट्रेंथ जो होती है, एटीट्यूड्स कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक. अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे आपका एटीट्यूड. अगर आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है तो वो और ज़्यादा होगा. अगर आपके लिए कोई इमोशनली वैलिड चीज़ है देन वो भी चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी. अगर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है देन अगैन दैट एटीट्यूड वो भी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ योर एटीट्यूड. Saliences, मतलब बेसिक है तो इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बट आई जस्ट गो ओवर इट वंस. सेलियंसेस कि आपका कितना प्रोमिनेंट एटीट्यूड है. ठीक है, एम्बिवेलेंसेस आपकी मिक्स्ड फीलिंग्स जो होती हैं वो आपका स्ट्रेंथ को कम कर देती है एटीट्यूड के. इफेक्टिव इंटेंसिटी, अगर बहुत ज़्यादा आपका हाई इमोशनल चार्ज है तो वो एटीट्यूड बढ़ा रहेगा. सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस की, अगर आप कॉन्फिडेंस होना कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है. लैटिट्यूड्स ऑफ रिजेक्शन कि किस डिग्री से आप दूसरे के ओपिनियन को रिजेक्ट करते हो. वेस्टेड इंटरेस्ट कि आपकी लाइफ को कितना इफेक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉडरेटर वेरिएबल इन एटीट्यूड. तो मॉडरेटर वेरिएबल इन्फ्लुएंस व्हेन एंड हाउ स्ट्रांगली एटीट्यूड्स प्रेडिक्ट बिहेवियर. जैसे कि सिचुएशनल वेरिएबल्स है कि कुछ कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं वो आपकी पर्सनल एटीट्यूड्स को ओवरराइड कर देंगे. कि जैसे कि आप भले इन्वायरमेंट को यूज़ करो बट आप प्लास्टिक को फिर भी यूज़ करोगे इफ़ इट इज़ अ समटाइम्स यू हैव टू डू थिंग्स आउट ऑफ कंपल्शन. ठीक है, सो ट्रेड्स लाइक सेल्फ, अब देखो कार्डन एंड रॉस ने एक स्टडी भी करी थी कि सिचुएशंस ऑफन मेक अस एक्ट कॉन्ट्ररी टू आवर वैल्यूज. ट्रेड्स लाइक सेल्फ मॉनिटरिंग, हैबिट फॉर्मेशन, पर्सनल कंसिस्टेंसी अफेक्ट हाउ रिलायबल एटीट्यूड्स आर. एंड जिनकी लाइक पीपल हाई इन पर्सनैलिटी कंसिस्टेंसी शो कि उनके एटीट्यूड ज़्यादा स्टेबल रहते हैं. नाउ देर आर, अच्छा देखो पहले देर वॉज फर्स्ट वी डिड सिचुएशन वेरिएबल्स, देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देन कॉग्निटिव बायसेस. कि अगर किसी की बायस है तो आपके ऑलरेडी डिस्टॉर्ट कर रहे हैं वे ऑफ थिंकिंग को. तो अगर आपके सेल्फ आइडेंटिटी या सोशल रोल से टाइड है कोई एटीट्यूड तो वो आपके एक्शंस को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा. कमिंग टू बिहेवियरल अप्रोचेस, ये बहुत बेसिक है. इट इज़ बेसिकली हाउ योर एटीट्यूड्स इट्स फॉर्म्ड. तो इसको मैं ओवरव्यू ही करा रही हूँ छोटा छोटा. ठीक है, बिहेवियरल अप्रोचेस एम्फसाइज the role of learning, information and modification of attitude. According to this perspective, attitude are not innate, rather they, so basically आपके experience attitudes आप लेते हो. और बहुत सारी चीज़ों से बन सकते हैं, जैसे आपका डायरेक्ट एक्सपोजर. ठीक है, आपका अगर इस चीज़ के साथ एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड अबाउट दैट. मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, इट इज़ बेसिकली प्रपोज बाय ज़ैजोंग एंड इट सेज कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेड एक्सपोजर है एक स्टिमुलस का जो कि आपकी लाइकिंग या फिर डिसलाइक इंक्रीज कर देता है पर्टिकुलर चीज़ के बारे में. लेट्स से इनिशियली यू डू नॉट लाइक अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स बट बहुत ज़्यादा एक्सपोजर के बाद आपने बहुत ज़्यादा उसके सॉन्ग्स सुने, स्टार्ट लाइकिंग इट. सो वही है कि आपकी फेमिलैरिटी भी आपको अफेक्ट करती है एटीट्यूड. क्लासिकल कंडीशनिंग, वेरी ऑब्वियस थिंग. कई बार आप न्यूट्रल स्टिमुलस को मीनिंगफुल स्टिमुलस से एसोसिएट कर लेते हो एंड आपका उसी टाइप से रिस्पॉन्स आ जाता है. फिर पॉजिटिव एटीट्यूड भी बनता है. लेट्स से कि व्हेन अ ब्रांड इज़ कंसिस्टेंटली, अगर आप कोई भी ब्रांड है, अगर आपके कोई पॉजिटिव आउटकम के साथ एसोसिएटेड है तो आपका एटीट्यूड भी उस ब्रांड के लिए पॉजिटिव हो जाता है. सो दैट्स व्हाट इट इज़. नाउ स्प्रेडिंग एटीट्यूड इफेक्ट इज बेसिकली एटीट्यूड डेवलप टुवर्ड्स वन एलिमेंट कैन स्प्रेड. जो भी अगर आपने एक चीज़ के बारे में अगर एटीट्यूड बना लिया तो आप उसकी रेलेवेंट चीज़ों के बारे में भी बनाओगे. जैसे कि अगर आपने किसी एक बंदे की पॉलिसी के बारे में बना लिया तो आप उसकी अपीयरेंस, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बनाओगे. कि let's say that your professor was really nice to you, so you'll say that they must be very nice in their personal life as well. Instrumental conditioning, operant conditioning B.F. Skinner ने दी थी, तो ये याद रखना, ये पावलोव की दी हुई है क्लासिकल वाली. सो इट इज़ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट. अगर आपको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है किसी एटीट्यूड के लिए, पॉजिटिव आउटकम आ रहा है तो आप उसका ज़्यादा करोगे. नेगेटिव आ रहा है तो आपका वो बिहेवियर कम होते जाएगा.
ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोगुडॉल एक्सपेरिमेंट में बहुत बार एक्सप्लेन कर सकी क्यों. सो इट इज़ बेसिकली आप अगर मॉडल, इट इज़ बेसिकली हाउ यू इमिटेट अदर्स. ऑल राइट. तो दूसरों का आप बिहेवियर को देखते हो, उस पर फोकस करते हो, फिर यू रिटेन दैट बिहेवियर अपनी मेमोरी में, उसके बारे में सोच के यू प्रोसेस की हाँ ये चीज़ें आपको याद हो जाती है चीज़, देन आप वो सेम बिहेवियर रिप्रोड्यूस करते हो. फिर आपकी एक मोटिवेशन होती है, अगर आपकी वो मोटिवेशन बनी रही तो आपकी वो एटीट्यूड फिर स्ट्रॉन्ग होते जाएगा. Cognitive development and self-perception. Although not strictly behavioral, cognitive development influences how child categorize and evaluate objects. अगर आपका cognitive development अच्छा खासा है तो आप better attitudes form कर पाओगे. ठीक है, जैसे कि cognitive capacities बढ़ती है, children and adolescents they develop more abstract and more evaluated attitudes. Why? Because you are thinking more. Now, self-perception theory suggests that individuals develop attitude by observing their own behavior in the context of which it occurs. Sources of learning क्या क्या है? Parents, according to Cornell and Conster and किसी एक का भी नाम याद रख के एटाल कर दोगे तो it would be fine. ठीक है. वैसे it is not ethically correct to do that because years वगैरह it's not like a same research paper and all, but like कर दोगे तो your teachers would at least know कि हाँ इसे आता है वाली चीज़. पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड ऑटोनॉमी प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग एटीट्यूड. जो आपका ऑब्वियसली आपके जो रोल मॉडल जैसे आपका करेंगे, गाइड करेंगे, दैट विल इफेक्ट ऑन हाउ यू वर्क. कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एटीट्यूड से रिलेटेड होते हैं बट दे आर नॉट एटीट्यूड, जैसे कि वैल्यूज़, योर एंड्योरिंग बिलीव्स. ठीक है, बिलीव कि क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, डिज़ायरेबल है, वर्थवाइल है. ठीक है. एटीट्यूड रिफ्लेक्ट, एंड एटीट्यूड जो होगा वो आपकी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, जिसको ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट करेगा वो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा सही सच बोलने पे. वैल्यूज़ ज़्यादा स्टेबल होती हैं एटीट्यूड से. थ्योरेटिकल मॉडल्स ऑफ वैल्यूज़ रिलेटेड टू एटीट्यूड नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बट कर लो बिकॉज इट्स गिवन इन योर SOL. प्रपोज दैट वैल्यूज़ फॉर्म अ हायरार्कियल मोटिवेशन सिस्टम गाइडिंग बिहेवियर. सो आपकी जो 6 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करी हुई है थ्योरेटिकल नॉलेज से जो बेस्ड होती है, इकोनॉमिक, उसके यूटिलिटी क्या है, एस्थेटिक ब्यूटी हो गई हमारी, सोशल आपके रिलेशनशिप्स में क्या, दूसरों में क्या रिलेवेंस है, पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस, रिलीजियस इज बेसिकली की यूनिटी बना के रखना, यूनिवर्स को समझना एंड ऑल दैट. तो इंडिविजुअल बहुत डिफर करते हैं कि वो इनमें से कौन सी वैल्यू पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एंड उसके हिसाब से उनके बिहेवियर और एटीट्यूड बनते हैं. नाउ Roki's theory of values. He distinguished 2 types of values, terminal values and instrumental values. Terminal values are the end goals. Terminal से ही समझ आ रहा है. Instrumentals are जो आपके behavior जो आप करते हो, जो आपको terminal values को achieve करने में help करता है. Feathers extensions propose that attitudes form through interaction of values and personal experiences. जो आपकी values हैं, जो आपकी life में हुआ है, उसको मिला के आपका attitude बनता है. कौन से आइडियोलॉजी इज़ अ ब्रॉडर सिस्टम ऑफ बिलीफ, वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ दैट प्रोवाइड आइडियोलॉजीज आपके बिलीफ क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या है, आपके आइडियाज़ क्या है, इन सबका मिक्स कर दो. प्लूरलिस्टिक और मोनिस्टिक पढ़ते हैं. प्लूरलिस्टिक इज़ बेसिकली जब आप बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हो, उसमें टॉलरेंस आती है, इंक्लूसिवनेस आती है, सोशल वेलफेयर आता है, इक्वालिटी आती है. ठीक है. इट बेसिकली एनकरेजेस कि आप अलग अलग व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करो. मोनिस्टिक इज सिर्फ अपने बारे में सोचो, एक ही आपने सिंगल व्यू बना लिया, दैट्स इट. आइडियोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है? इट शेप्स द कंटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ एटीट्यूड. इंडिविजुअल्स टेंड टू होल्ड एटीट्यूड्स कंसिस्टेंट विद देयर, जो उनकी आइडियोलॉजी उससे रेलिवेंट ही एटीट्यूड्स होंगे. और दो सब्सक्राइबिंग टू प्लूरलिस्टिक, जिनके प्लूरलिस्टिक आइडियोलॉजी होती है उनके एटीट्यूड्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. मोनिस्टिक वालों के बहुत रिजिड होते हैं. आइडियोलॉजी आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग को भी इन्फ्लुएंस कर देती है कि लोग अपने कन्फर्मेशन बायस, कन्फर्मेशन ह्यूरिस्टिक. सो आपका जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता है, आप मोस्टली ट्राई करते हो कि उससे सिमिलर चीज़ें आप सीख करो. नाउ सोशल रिप्रेजेंटेशन, दे रेफर टू दी शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड अंडरस्टैंडिंग हेल्ड कलेक्टिवली बाय द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चरल सोसाइटी. ठीक है, आपके एक पर्टिकुलर कल्चरल सोसाइटी के सारी बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स क्या है. कॉमन फ्रेमवर्क है जो आपको हेल्प करता है आपके वर्ल्ड का सेंस बनाने में. कलेक्टिव नेचर होता है इसका बिकॉज ये पूरी सोसाइटी के लेवल पे हो रहा है. सोशल इंटरेक्शन के थ्रू फॉर्म हो रहा है. वाई? बिकॉज इट्स अ कल्चर. परसेप्शन बिहेवियर को गाइड करता है. वाई? बिकॉज एक तो आपके सारे जो भी पीपल आर कमिंग फ्रॉम सेम बैकग्राउंड, सेम कल्चर, सेम ग्रुप, दे आर डूइंग द सेम थिंग, सो यू टेंड टू डू दोज थिंग्स. कलेक्टिव आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है सिंस ऑब्वियसली इट इज़ शेयर्ड वैल्यूज ऑफ एवरीवन.
एंड सोशल रिलेशंस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करता है कि ग्रुप कैसे इंटरेक्ट करेंगे, रोल्स कैसे बनेंगे, ट्रेडिशंस कैसे मेंटेन होंगे. कुछ टाइप्स इसके हैं: जेंडर रोल्स, रेशियल स्टेरियोटाइप्स एंड कल्चरल सिंबल एंड आइकन्स. जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि पहले के टाइम पे वुमेन वाज सपोज टू डू घर का काम एंड मेन वाज सपोज टू डू बाहर का काम. रेशियल स्टेरियोटाइप अगेन जनरलाइज बिलीव्स, आपका बिलीफ आपने बना रखा है. जैसे कि लॉट ऑफ टाइम्स जैसे वो सच है इंडियन वे टू डू थिंग्स, वो सच है अमेरिकन वे टू डू थिंग्स, वो वाली चीज़. कल्चर के ऑब्जेक्ट, फिगर्स, सिम्बल्स, नेशनल फ्लैग्स, रिलीजियस सिम्बल्स कोई भी हो गए आपके, तो वो वाली चीज़ें. ओके. सोशल रिप्रेजेंटेशन आर मोर ब्रॉड, दे आर कलेक्टिव पर्सपेक्टिव, कि मतलब एक तरह से आपकी पूरी सोसाइटी का एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या एटीट्यूड है. कि एटीट्यूड आपका आइसोलेशन में नहीं बनता, इट्स हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स. एटीट्यूड मेजरमेंट इज़ नॉट देयर इन द सिलेबस, बट छोटा सा लेट्स जस्ट गो ओवर इट अगर हमने इतना कुछ कर ही लिया है तो. सो एटीट्यूड स्केल्स जो होते हैं दे आर यूज टू मेजर एटीट्यूड. So first is the Likert scale. Respondents indicate the degree to which they agree. Rating scale कह लो एक तरह से, कि उसके अंदर बेसिकली बहुत सारे आइटम्स होते हैं एंड आइटम एनालिसिस के थ्रू आपका फिर पता लगता है एटीट्यूड कैसा है. फिर उसके बाद एक्वेसेंट रिस्पॉन्स सेट, रिस्पॉन्स बायस वेयर पार्टिसिपेंट्स सेम टू अग्री विद मोस्ट आइटम्स. इट इज़ बेसिकली बायस जहाँ पे आप हर चीज़ पे अग्री करोगे और फिर आपकी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस हो जाती है, क्योंकि आप अच्छे पे भी अग्री कर रहे हो, आप बुरे पे भी अग्री कर रहे हो. Then there's Gutman scale. It is basically a hierarchical cumulative scale where agreement with stronger statement implies agreement with all weaker statements. ठीक है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग के बारे में बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, क्या बोलते हो, अग्री कर रहे हो, तो उससे रिलेवेंट पे भी आप करोगे भले ही वो वीक हो. फिजियोलॉजिकल मेजर्स इनडायरेक्टली मेजर करे जाते हैं, जिससे पहले हमने स्केल से देखा कि दीज वर सम एग्जाम्पल ऑफ स्केल्स. नाउ फिजियोलॉजिकल मेजर्स जो भी आप बॉडीली प्रोसेसेस से मेजर करते हो, जैसे कि इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी, स्किन कंडक्टेंस कैसे चेंज होती है आपके इमोशनल अराउजल पे, लाइट डिटेक्शन वगैरह, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी. पता है ये सब चीज़ें गैल्टन ने स्टार्ट करा था. हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इज़ वेरिएशन बिटवीन हार्ट बीट, स्ट्रेस लेवल वगैरह पे. इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी रिकॉर्ड्स ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं कॉग्निटिव स्टेज के अंदर. आई ट्रैकिंग, प्यूपल डायलेट होता है आपका, तो उस हिसाब से मेजर करते हैं. ये वही कि इसके अंदर स्पेशलाइज इक्विपमेंट की नीड होती है एंड ये एरर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर. ओवर्ट बिहेवियर को ऐसे मेजर करते हो आप, जो बिहेवियर विजिबल है. ठीक है, कोवर्ट एंड ओवर्ट का डिफरेंस पता है ना हम लोग को. कोवर्ट इज़ अंदर का, ओवर्ट इज़ बाहर का. ऑब्जर्विंग बिहेवियर विदाउट पार्टिसिपेंट्स अवेयरनेस टू अवॉइड बायस्ड रिस्पॉन्सेज, जो आपको बाहर से दिख रहा है बिहेवियर. ठीक है, नॉन वर्बल बिहेवियर, फिजिकल क्यूज सच एज सिटिंग एट डिस्टेंस, कि आप किसी से दूर बैठे हो किसी पर्टिकुलर बंदे से, दैट विल शो दैट यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग, यू हैव अ प्रेजुडिस. मेजरिंग कोवर्ट इज इम्प्लिसिट, अंदर का, डिजाइन टू रिड्यूस सोशल डिजायरेबिलिटी. ठीक है, बायस इन लैंग्वेज यूज, एनालाइजिंग द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कॉन्क्रीट लैंग्वेज इन डिस्क्राइबिंग आउट ग्रुप, किस तरीके आप लैंग्वेज से दूसरे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो. नेक्स्ट इज एटीट्यूड प्राइमिंग, कि एक्सपोजर टू स्टिमुलस इन्फ्लुएंसेस सब्सिक्वेंट, एक्सपोजर टू अ स्टिमुलस इन्फ्लुएंसेस सब्सिक्वेंट एटीट्यूड्स. किसी अगर आपको कोई एक्सपोजर मिला है किसी चीज़ का, कि अगर आप मान लो यू आर सीइंग समवन इज़ वेरी हैप्पी, वेरी चार्मिंग, तो आपका एटीट्यूड एकदम से वो होता है कि यार वाओ दैट्स पॉजिटिव, राइट. इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट, रिएक्शन टाइम कंप्यूटर टेस्ट दैट मेजर स्ट्रेंथ. आप कैसे ऑटोमेटिकली एसोसिएट कर लेते हो दो चीज़ों को, जैसे कि रेस, जेंडर, ठीक है, या फिर इवैल्यूएशंस को, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव. सो ये बायसेस को डिटेक्ट करता है, इम्प्लिसिट बायसेस जो भी आपकी है. दैट्स इट, वी आर डन विद सोशल साइकोलॉजी का सिलेबस. With this we are done with social psychology का सिलेबस. आई होप तुम लोग को समझ आया होगा. यूनिट 1 यूनिट 2 नहीं देखा है तो देख लेना, यहाँ पे मैं आई बटन लगा रही हूँ. सो या इन्जॉय, हैव फन, रिलैक्स करो. आई होप तुम लोग नोट्स वगैरह बना लिए होंगे एंड दिस इज़ इनफ. तो मैं इसके बाद आई एम टेलिंग यू बाइंडर पढ़ने की नीड भी नहीं है, बिकॉज मैंने सब कुछ कवर कर दिया है इन डेप्थ. सो या सी यू गाइज लेटर. मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. सो बाय, टेक केयर. अनलॉक ही नहीं हो रही है स्क्रीन.